एलन मस्क ने एक्स को कहा कि मुझे बोर्ड मेंबर बनना है, उन्होंने कहा नहीं बना सकते, उसने पूरा परचेज कर लिया और सीईओ को निकाल दिया। सीईओ ने ट्विटर से बड़ी कंपनी बना दी। अब अगर एलन मस्क उसी सीईओ को रख लेता तो वो आदमी वो नहीं बन पाता जो ट्विटर से ज्यादा था। जो होता है अच्छे के लिए होता है, वही तो भाग्य में था ना उसके। रवीना टंडन के साथ पहला इवेंट, फिर माधुरी दीक्षित के साथ, अनुपम खेर, करीना कपूर खान, फिर वैसे लिस्ट चलती चली गई। अभी कंगना रनौत का इवेंट किया। तो ये सारे कर्म से मैं लेकर आया हूँ, भाग्य से परोसा नहीं गया। मैं कैसे मान लूँ इसको कि मेरे भाग्य में था। 100 भाग्य 0 कर्म। आज मैंने किसी के यहाँ चोरी की, पुलिस ने पकड़ लिया, तो मेरे कर्मों की वजह से, ये कोई पिछले जन्म का कर्म नहीं है जिसने मुझे प्रेरित किया चोरी करने के लिए। कंबल तान के सो जाइए, पैसे आने आपके पास लिखे होंगे तो वो आपके कदमों तक चल के आएंगे। जो ये जर्नी बनी है, ये बहुत मेहनत करके बनी है, बहुत कर्म करके, आराम से नहीं मिला है। सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग कौन था? विनोद कांबली। सबसे अच्छा बैट्समैन कौन था? विनोद कांबली। सब कहते थे सचिन तेंदुलकर कुछ नहीं बन पाएगा, विनोद कांबली ही बनेगा, लेकिन आज देख लो। सचिन तेंदुलकर अपनी प्रैक्टिस में कंसिस्टेंटली लगे रहे कि नहीं, मुझे खेलना है, बहुत खेलना है। पैसे से ज्यादा पैशन खेलने में है। वो पैसा तो बाई प्रोडक्ट हुआ उनके लिए। भाग्य तभी काम किया जब कर्म किया। जब उसके भाग्य में वो पैसा लिखा ही नहीं तो वो हरकतें भी ऐसी करने लगेगा ना कि सारा पैसा खत्म हो जाएगा। इतने सारे मंत्री, जनगण मन बोलना नहीं आता, फिर भी एमपी है। भाग्य से है या अब कर्म से? आप बताइए। 12th फेल हो, ग्रेजुएट ना किए हो या 8वीं 9वीं हो, झंडा उठाता है। उसने मेहनत की पॉलिटिक्स। प्रॉब्लम ही यही है, जो क्रीम लेयर है वो कभी पॉलिटिक्स के लिए मेहनत ही नहीं करना चाहता। उसको लगता है इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। सर वो कर्म करना आपका लिखा हुआ था। अपॉर्चुनिटी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे कभी मिल नहीं रही है। मिल रही है सर? नहीं मिल रही है। तो माधुरी दीक्षित की टीम से फोन नहीं आता, राहुल जी आपका इवेंट करो, मैं आऊंगी। ये भाग्य नहीं था, ये कर्म था। मैंने अपने आप को उस जगह पे लाया ताकि वो हमारे साथ काम कर सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द राहुल रंजन शो में, जहां हम ऐसी पर्सनालिटी से मिलते हैं जो अपनी लाइफ की जर्नी से, अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों की लाइफ को बदलने में मदद कर रहे हैं और उनको भी इंस्पायर कर रहे हैं। इसी प्रकार के एक गेस्ट है हमारे साथ, हमारे पॉडकास्ट के स्टूडियो में, मिस्टर विराट कोहली जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका द राहुल रंजन शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सालों से इच्छा थी मेरी कि मैं एक दिन विराट कोहली जी से मिलूं, और मेरा सपना आज साकार हो गया। विराट कोहली जी साक्षात मेरे सामने बैठे हैं। सर हम तो एक छोटे से प्राणी हैं इस दुनिया के, आपने अपने शो पे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं विराट जी, वो है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। आपकी नज़र में आपका क्या ओपिनियन है, भाग्य बड़ा है या कर्म? सर पहले मैं आपको बताऊं भाग्य बड़ा या कर्म, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप किस में विश्वास रखते हैं, क्योंकि आप जिसमें विश्वास रखते हैं आज उसका उल्टा होगा। अच्छा, देखिए, मैं अभी क्या है कि अग्री नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। जी। मेरी पर्सनल सोच तो ऐसे ही है कि कर्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस चीज में क्योंकि हम दोनों अगर एक ही बात पे अग्री कर लेंगे ना तो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। तो मतलब आप कर्म मानते हैं? कर्म मैं मानता हूँ, लेकिन भाग्य का भी थोड़ा रोल तो होता होगा, लेकिन थोड़ा ही रोल होता है मेरी नज़र में। कर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मतलब आप 90-10 मानते हैं? हाँ। मैं तो सर 100 और 0 मानता हूँ। 100 भाग्य 0 कर्म। कर्म कुछ नहीं होता, हमें बताया गया झूठ है बचपन से। क्या बात कह रहे हैं? हमें बताया कर्म गया जीरो है, कर्म के बिना ही सब कुछ अचीव होगा। जी। क्या हम भाग्य से मिले हैं या भाग्य से? कर्म से। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मेरी टीम ने आपको अप्रोच किया तभी तो हम मिल पाए ना। अगर कर्म नहीं करते तो भाग्य से कहाँ हम मिल पाते। सर भाग्य में लिखा था मिलना, इसीलिए मिल पाए, इसीलिए आपकी टीम ने फोन किया, इसीलिए उनके अंदर ये प्रेरणा खुद से आएगी वो मुझे फोन करें। ये सिचुएशंस क्रिएट की जी, ये सिचुएशंस ऑटोमेटिकली यूनिवर्स ने क्रिएट करी है। जी, किसी ने क्रिएट करी है। अब वो किसने करी है ये किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता ये कौन क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब मैं कुछ भी करता जाऊं, भाग्य ही मुझे करवा रहा है। मैं बोलूं, आप घर में कंबल तान के सो जाइए, पैसे आने आपके पास लिखे होंगे तो वो आपके कदमों तक चल के आएंगे, और नहीं लिखे होंगे आप पूरा दिन मेहनत करिए, लेबर बनिए, काम करिए, 1 रुपया नहीं आएगा, और जो आएगा वो चला जाएगा। गारंटी है इस बात की। मैं एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। ओके।
2019 के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, देखते ही होंगे क्रिकेट जी का। जी जी जी। फाइनल के अंदर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच चल रहा था। बेन स्टोक बैटिंग कर रहा था। आई थिंक जुलाई का मंथ था, वो डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही। 3 बॉलों में 9 रन चाहिए थे, न्यूजीलैंड वो मैच जीत चुका था। मार्टिन गुप्टिल ने बॉल फेंकी, स्टंप्स पे से डाइवर्ट होके ओवरथ्रो के 4 रन मिल गए, वो मैच इंग्लैंड जीत गया। क्या न्यूजीलैंड के कर्म में कहीं पर भी दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी? नहीं। लेकिन इंग्लैंड ने वो मैच जीतना था, वर्ल्ड कप उठाना था, भाग्य ने उसको वर्ल्ड कप उसके कदमों में ला के दिया। 3 बॉल में 9 रन मारने थे जी। आप अभी चेक कर लीजिए। अचीवेबल तो है ही वैसे 3 उस टाइम नहीं अचीवेबल था इतना। अच्छा, क्योंकि विकेट्स नहीं थी, अच्छे प्लेयर नहीं थे विकेट पे। उसी कंट्री का आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। लॉन टेनिस हो सकता है आप देखते हो या नहीं देखते हो। 2 वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स हैं, रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच। लॉन टेनिस का मैच चल रहा था लंदन में, विंबलडन स्टेडियम में। फेडरर को 1 पॉइंट जीतना था अपना 21st ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए। 40-15 स्कोर था, सर्विस कर रहा था, एस मारता, मैच जीत जाता, खत्म हो जाता। वहां से नोवाक जोकोविच ने ड्यूस किया, 8 ऑल किया, 13-12 से मैच जीता। वो 1 पॉइंट नहीं जीत पाया, उसके बाद वो रिटायर हो गया। और उसके ग्रैंड स्लैम 20 ही रह गए। अब आप क्या कहेंगे, किसका कर्म अच्छा था? कर्म तो दोनों ही स्टार प्लेयर्स है ना, पर भाग्य ही है, करना तो सबने ही है, क्योंकि उन्होंने ये करना लिखा हुआ है। आप बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉडकास्ट करते हैं, आपके और भी काम होंगे, बिजनेसेस होंगे जी, लेकिन आपको ये नहीं लगा कि मैं कुछ और कर लूं, यही करना है मुझे, आपके अंदर से आया ना जी, अंदर से इच्छा ही आपकी जी। आपके अंदर से इच्छा नहीं आई कि मैं कुछ और कर लेता हूँ। ये इच्छा कहाँ से आती है? ये भाग्य से ही आती है। बचपन से हर भारतीय का एक सपना होता है, काश में एक्टर बन जाता बॉलीवुड को देखकर। तो 2 ही चीजें चलती हैं मेनली, बॉलीवुड एंड क्रिकेट इंडिया में जी। तो इच्छा रहती है कैमरे के सामने आना है, तो हमने सोचा चलो यूट्यूब की जर्नी को ऐसे ही शुरू करते हैं, कंटेंट क्रिएशन करके, एक्टिंग ना करके रियलिटी शो ही बना लेते हैं। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द राहुल रंजन शो। तो ये तो ठीक है, लेकिन सर मैं भाग्य से कैसे मानूं, कर्म ही तो कर रहा हूँ। सुनिए, मैं एक छोटे शहर से आता हूँ, बिहार में पैदा हुआ, झारखंड में पला बढ़ा। 12th करने के बाद कुछ दिख नहीं रहा था, दिल्ली आ गया 20 साल पहले, 21 साल हो गया अब तो, 2005 में। तो जो ये जर्नी बनी है, ये बहुत मेहनत करके बनी है, बहुत कर्म करके, आराम से नहीं मिला है। ट्यूशन पढ़ाया, टेलीकॉलर की नौकरी की, सेल्स किया, फिर 2-4 साल नौकरी करके अनुभव हुआ तो बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू करके भी बड़े चैलेंजेस फेस किए, किसी प्रकार से हैंडल करते हुए फिर इंटरेस्ट आया कि अवार्ड सेरेमनीज में गया, अच्छा लगा तो अवार्ड शोज किया जाए, बिजनेस अवार्ड्स। तो बॉलीवुड का जो बचपन से एक इच्छा थी वो कहीं ना कहीं बिजनेस में आया, वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग के, और अवार्ड शो में एंटर हुआ तो फिर रवीना टंडन के साथ पहला इवेंट, फिर माधुरी दीक्षित के साथ, अनुपम खेर, करीना कपूर खान, फिर वैसे लिस्ट चलती चली गई, अभी कंगना रनौत का इवेंट किया। तो ये सारे कर्म से मैं लेकर आया हूँ, भाग्य से परोसा नहीं गया। मैं कैसे मान लूँ इसको कि मेरे भाग्य में था? बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बगल में मुझसे ज़्यादा मेहनत करते थे, मुझसे ज़्यादा परफॉर्मर थे, लेकिन मैं अपनी मेहनत में करता गया, वो शायद मेहनत करते करते रुक गए, मैंने बिजनेस में एंट्री ले ली और इसलिए मैं यहाँ पहुँचा। तो ये तो मेरे कर्म है ना सर, वो कर्म करना आपका लिखा हुआ था। अभी आपने कहा कि जो मेरे साथ के और लोग थे उन्होंने एक चीज करी, छोड़ी क्योंकि वो सक्सेस नहीं हो रहे थे, उन्होंने दूसरी चीज करी क्योंकि वो इनोवेटिव नहीं थे, सिर्फ जॉब में घुसे रह गए। कई लोग जॉब ही कर रहे हैं, उनका पैसा वहीं से आना। वो एक कहावत सुनी होगी आपने, आप दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। करेक्ट। तो जो पैसा आपको जहां से आना है, जिस वक्त आना है, जिस समय आना है, उसी टाइम आना है और उसी सोर्स से आना है, और अब उसी सोर्स से कमा रहे हो। कल ये हो सकता है कि आपको लगे कि जो मैं काम कर रहा हूं उसका मैं 10 गुना कर सकता हूं और मुझे पॉडकास्ट ही करना है सुबह से शाम तक, और दूसरा काम नहीं है, दूसरा काम कोई और देखेगा, तो आप वही करने बैठ जाओगे। ये प्रेरणा, ये चीज अंदर से ही आती है, इसमें कर्म का कोई रोल नहीं है। लेकिन अनुभव कर्म से आता है, और अनुभव से आपके माइंड में प्रेरणा आती है, जो आप कह रहे हैं। अनुभव भी सर भाग्य से ही आता है, कर्म से नहीं आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो काम हमने आज से 6 महीने पहले किया था, साल पहले किया था, कोई गलतियां की थी,
आज हम अपनी उन गलतियों पे हंसते हैं कि यार मैंने ये उस टाइम क्या कर दिया। उस टाइम आपकी उम्र 1 साल कम ही तो होगी जो आज है। इंटेलिजेंट तो आप उस टाइम भी थे, फिर कैसे गलती हो गई उस टाइम? क्योंकि वो नुकसान लिखा हुआ था। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। आपने कहा आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ किया, आप यहाँ पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। उन बच्चों का क्या जो मानसिक तौर से मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं, वो तो कर्म ही नहीं कर सकते। उन्हें तो यही नहीं पता मुझे कपड़े क्या पहनने हैं, वॉशरूम कब जाना है, खाना कब खाना है, कुछ नहीं पता। उनके कर्म कहाँ काउंट होंगे? उनके कर्म कौन देखेगा? वो कर्म करने के लिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि उनका भाग्य ऐसा था कि वो स्पेशल चाइल्ड बन के पैदा हुए। वो हम जैसे नॉर्मल नहीं है जिसके सारे सेंसेस ऑर्गन्स स्टैंडर्ड तरीके से काम करे, लेकिन वो अब भाग्य में उसके पास होगा। यानी कोई भी ऐसे मेंटली रिटार्डेड बच्चे, ये तो कभी आईएएस ऑफिसर बन ही नहीं सकता। कोई एक भी मेंटली रिटार्डेड बच्चा है दुनिया में जिसके भाग्य में लिखा था कि आईएएस ऑफिसर बने? लेकिन नहीं था भाग्य में, लेकिन किसी के तो भाग्य में था। क्योंकि वो कर्म नहीं कर पा रहा है ना, कर्म करने के लायक ही नहीं रहा वो बच्चा। राइट, वो कर्म करने के लिए लायक नहीं रहा। हम ये कहते हैं कि प्रारब्ध से हमें ये जन्म मिला है, यही कहते हैं प्रारब्ध से मिला है। करेक्ट। क्या प्रारब्ध आपने देखा है, या हमारे किसी पूर्वज ने देखा है, या जो इतने बड़े बड़े पंडित या इतने बड़े महापट में जो लोग बैठते हैं या एस्ट्रोलॉजर, किसी ने प्रारब्ध देखा है? किसी को अपना पुराना जन्म याद नहीं है। क्या किसी हुआ? को नहीं पता है, किसी को नहीं पता। हाँ। तो जब जो चीज पता नहीं है उसके आधार पर हम ये जन्म, मैं तो ये भी नहीं मानता कि पुराने जन्म के आधार पे कुछ मेरे साथ हो रहा है। आप ये मैं तो यही मान रहा हूँ कि दिस इज माय फर्स्ट बर्थ। जो मुझे याद है मैं उसी पे बिलीव कर सकता हूँ। जो लिखी सुनी बातें हैं उस पर मैं बिलीव नहीं कर सकता। ठीक है, मैं ये मेरी पर्सनल सोच है। फिल्मों में देख लेते हैं पुनर्जन्म हो रहा है, उसको याद आ गया, करण अर्जुन बन गया, है ना, वो अलग है, मसाला है, वो फिल्म है, एंटरटेनमेंट है। रियल लाइफ में तो मुझे बस यही लगता है कि आप अगर कह रहे हैं कि भाग्य से ही सब कुछ मिलता है, तो मुझे कोई एक ऐसा, जैसे आपने बताया खुद ही कि कोई बच्चा है अपंग पैदा हुआ है या मेंटली रिटार्डेड है ना, या उसको ऑटिज्म है, वो नहीं सुन सकता, समझ सकता, कॉन्सेंट्रेट कर सकता, तो ऐसे बच्चे कभी भी उनका भाग्य क्यों नहीं बनता? तो फिर वो क्यों आए? वो क्यों आए वो लोग? अगर उनका भाग्य नहीं है, वो अपना कर्म नहीं बना सकते। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कहीं से तो आया ना। तो उनकी किस्मत में ये लिखा होगा। चलिए वो किस्मत में है, लेकिन सक्सेस कर्म वहां तक तो आया। भाग्य पैदा होना हमारा भाग्य है कि हम जन्म ले रहे हैं, क्योंकि जन्म ले पाना भी कई लोगों के भाग्य में नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं। कई लोग नहीं जन्म ले, मिसकैरेज किसी का हो गया, उसके जन्म लेने का भाग्य में नहीं था, तभी तो बेचारा तो जन्म ले ही नहीं पाया ना। तो शुरुआत भाग्य ही हुई। शुरुआत भाग्य से हुई कि आप इस पृथ्वी पे पैदा हुए, सक्षम रहे। हाँ, आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें कह सकते कि आपका भाग्य खराब था, लेकिन कहीं ना कहीं कर्म लेकर जा रहा है वहां पे। कर्म की वजह से ही हो रहा है सर। मैं नहीं, ये बातें घूम रही है, ये कंफ्यूजन वाला माहौल अब क्रिएट हो रहा है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक 30 साल का बंदा कहीं जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, जा तो वो अच्छे कर्म पे रहा था। अभी थोड़े दिन पहले एक 2 साल के बच्चे ने सांप को काटा, आई थिंक 1-1.5 साल हो गया, सांप मर गया, बच्चा जिंदा है। आप क्या कहेंगे इसे? सांप मर गया, जहरीला सांप था, ऑनलाइन पढ़ लेना। उसने बच्चे को काटा, बच्चे ने सांप को काटा, बच्चे ने सांप को काटा, सांप मर गया। कभी ऐसा सुनने में आया आपके? अच्छा, किस जगह पे काटा? मुंह पे ही चबा गया? कहीं भी काटा, बच्चे ने सांप काटा, सांप मर गया, बच्चा जिंदा है। जहरीला कई ऐसे सांप होते हैं जो जहरीले नहीं होते। नहीं, वो था जहरीला, वो जहरीला सांप था। हाँ, हो सकता है कोई सपेरा जो जहर निकाल के छोड़ देते, वो भागा हुआ सांप हो। उसमें जहर भी था पूरा, लेकिन बच्चे के काटने की वजह से वो सांप मर गया। चेक करना चाहूंगा वो न्यूज बाद में, इस पॉडकास्ट आप बिल्कुल चेक कीजिएगा। वो सांप मर गया, बच्चा जिंदा है। अब बच्चे ने तो कोई ऐसा कर्म किया नहीं 2 साल के, लेकिन उसकी जिंदगी में जीना लिखा था। अब मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। आप समझ लीजिए इस टाइम 10th में है, मैं पहुंच गया 2002 में। हाँ, ठीक है, आप 10th में हैं और आपको प्रिंसिपल ने अपने रूम में बुलाया, रूम में बुला के 5 थप्पड़ मारे। राहुल, तुमने ये गलती की थी नर्सरी में। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। आप यही तो बताना चाह रहे थे जैसे मुझे कर्म की, क्या उसके हिसाब से क्या? ठीक है, 10वीं में थप्पड़ मारे, गलती तो नर्सरी में की थी। हाँ? तो उस टाइम की मैं अब क्यों भोग रहा हूं? लोग यही कहते हैं ना कि हम अपने पुराना भोग रहे हैं। पूरी दुनिया में यही चल रहा है ना कि जो कष्ट है। नहीं, मैं नहीं मानता।
मेरी सोच तो ये है कि हम जो भोग रहे हैं, हम अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं, जो इस जन्म में ही कर रहे हैं। इस जन्म में आज मैंने किसी के यहाँ चोरी की, पुलिस ने पकड़ लिया, तो मेरे कर्मों की वजह से, ये कोई पिछले जन्म का कर्म नहीं है जिसने मुझे प्रेरित किया चोरी करने के लिए। ये हमारा मस्तिष्क है, वो कैसे संगत में रहता है, कैसी सोच रखना चाहता है, सबका मस्तिष्क है। जैसे एक स्कूल में 10 बच्चे गए पढ़ने, 10 बच्चों में 2 ग्रुप बने। एक ग्रुप बना नोटोरियस काइंड ऑफ बच्चे, बदमाशी करने वाले, शैतानी करने वाले, जितने गलत काम करने, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, कुछ भी उस तरीके के सोच वाले, इंटरेस्ट वाले, शराब पीना है, सिगरेट पीना है, छिपके। एक बच्चों का ग्रुप बना जो पढ़ने वाले, जिनकी इच्छा है कि मैं अपने घर की स्थिति ठीक करूं, जो इस सोच के साथ है कि मेरे माता पिता बड़े कष्ट से मुझे पढ़ा रहे हैं, 1-1 रुपए की वैल्यू है। तो वो एक माइंडसेट है। अब वो हमेशा ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। तो इसीलिए वो बच्चे जो है वो अपने जैसे संगत में रह रहे हैं, वैसी संगत का ब्रेन में विचार आ रहा है और वो वैसे ही डेवलपमेंट की चीजें कर रहे हैं। वो बच्चे जो आपने कहा कि 5 बहुत ही खराब बच्चे थे, 5 तो बहुत ही वो अच्छे। कर्म है, वो उसी कर्म की वजह से वो आगे बढ़ता जाएगा और अच्छी सोच करता जाएगा। आप जो बोल रहे हैं ना कि सोच, कुछ गलत सोच क्यों नहीं आ रही है, लेकिन वो 5 बच्चे आपने इकट्ठे क्यों किए? आप ऐसे भी तो कर सकते थे, एक अच्छा एक बुरा, एक अच्छा एक बुरा, एक अच्छा एक बुरा। तो अच्छे जो बच्चे अच्छे नहीं थे, ज्यादातर जो है अपने संपर्क जैसी दोस्ती ना अपने टाइप के लोगों के साथ कोई भी करना तो चाहता सर है। ये भाग्य से ही वो बच्चे साथ हुए ना 5, और ये भी भाग्य से ही साथ हुए क्योंकि इनको वहां पहुंचना था, इनको नहीं पहुंचना था। अगर इनको हर पहुंचना जगह होता हर तो प्रकार के सोच के लोग होते हैं। हर एक ग्रुप में ना, किसी भी जगह पे 50 लोगों को खड़े कर दीजिए, किसी भी रूम के अंदर, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो ऑडिटोरियम हो, चाहे सिनेमा हॉल हो, 100 लोग 200 लोग होते हैं। किसी भी एक टॉपिक के बारे में बोलिएगा कि कौन भगवान को मानता है, कौन नहीं मानता, कौन शराब पीना सही मानता, कोई नहीं मानता, तो 2 तरफ ग्रुप तो बन ही जाएंगे ना। तो वो क्यों मिले, ये तो सबको उसी स्कूल में जाना है, उस एज ग्रुप के बच्चे पढ़ेंगे ही। तो अगर वो किसी भी स्कूल में जाता, उस प्रकार के उसके माइंडसेट के बच्चे मिलते ही मिलते हैं। हर सोच वाले लोग होते हैं हर जगह। मान लिया आपकी बात जी, लेकिन जो हर सोच वाले बच्चे होते हैं, इसका मतलब उसके भाग्य में बढ़ना, पढ़ना और उस लेवल पे पहुंचना नहीं लिखा था। इसीलिए तो वो उन्हीं बच्चों से अट्रैक्ट हो रहा है। हाँ, वो उन्हीं बच्चों से अट्रैक्ट हो रहा है। तो उसके कर्म वैसे कराया जा रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, भाग्य कर्म करा रहा है। भाग्य ही कर्म करा रहा है, क्योंकि भाग्य तो उसे वहां लेके आया, भाग्य उनको उन बच्चों के पास लेके जा रहा है। भाग्य उसको वो करा रहा है ताकि वो वहां ना पहुंच पाए। उसकी किस्मत में बनना नहीं लिखा है। अगर मैं कल से डिसाइड कर लूंगा अब मेरा काम करने का मन ही नहीं है, भाग्य कराएगा। आपके हिसाब से मेरे अगर लाइफ में लिखा होगा 100 करोड़ कमाना, मेरे लाइफ का टारगेट है 100 करोड़, ये हो गया तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने लिए और अपनी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, वो कर लूंगा। अब वो 100 करोड़ कमाने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ अपने बिजनेस के माध्यम से। ये तो शो से मुझे एक खुशी मिलती है, लोगों तक आपके जैसे लोगों से मिलकर अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन करना। तो क्या मैं सो जाऊं कल से और फिर 100 करोड़ नहीं मिलेगा तो आप बोलेंगे आपके भाग्य में लिखा था 100 करोड़ नहीं आना, इसलिए आपके मन में ये सोच आई कि कल से काम ही निकलता हो और अच्छा चलता हुआ बिजनेस छोड़ के सो गए, यही कहेंगे आप? नहीं, अगर आपके भाग्य में वो 100 करोड़ लिखे हैं, आप काम करो ना करो, घूमो, सारे पैसे रोज खर्चो, आपके पास वो आ जाएंगे। और नहीं लिखे आए तो आप बोलेंगे कि नहीं लिखे थे भाग्य में, नहीं लिखे थे, आप काम करके भी नहीं कमा पाओगे। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। अगर नहीं लिखे। हाँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मॉम की जॉब गई, आई थिंक वो 11वीं में था शायद। तो एक दिन उसकी मॉम ब्रेड लेने गई मार्केट तक। उसकी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो वहाँ पर उनकी एक फ्रेंड मिल गई उनको। तो उन्होंने उनसे कहा कि आजकल जैसे पूछ लेते हैं कहाँ नौकरी कर रहे हो, क्या चल रहा है, घर में कैसे है, फैमिली कैसी है। तो मेरे फ्रेंड की मॉम रोई और वापस आ गई। उस लेडी ने मेरी फ्रेंड की मॉम को कॉल किया कि क्या हुआ। तो उन्होंने अपना बताया कि जॉब नहीं है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरे हस्बैंड साथ नहीं दे रहे, जो भी दिक्कत बताई। उस लेडी ने कहा यहाँ पहुँच जाना, यहाँ पर नौकरी है, वो आपको रख लेंगे, इतने पैसे देंगे, आपकी जॉब लग जाएगी। मेरे फ्रेंड की मॉम वहाँ पहुँची, उनको जॉब पे रख लिया गया और उनको सैलरी मिलनी शुरू हो गई और उनका जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। मेरा दोस्त बीमार ना होता, उनकी मॉम ना जाती, वो फ्रेंड भी उस टाइम पे ही घर से निकली जब मेरे फ्रेंड की मॉम निकली, सब इकट्ठे मिले, उस नौकरी पे भी उस टाइम पोस्ट थी। ये क्या है, सब कुछ भाग्य अलाइन। लेकिन भाग्य तभी काम किया जब
कर्म किया, नहीं, वो बाहर निकला, नहीं, मिला, नहीं। अगर मेरा दोस्त बीमार ही ना होता तो ये भाग्य ही ना बनता, ये कर्म हो ही ना पाता। बीमार होना भाग्य में था ना उसकी, बीमार होना उसके भाग्य में था। मैं आपको अपने एक और फ्रेंड की बात बताता हूँ, उसके पास बेशुमार पैसा है। मेरा लेकिन इस आप बताइएगा, सॉरी टू इंटरप्ट, ये वाला भूलिएगा मत, आप स्टोरी दोस्त वाला बताने वाले हैं जी। अगर मैं कर्म ना करूं, मेरा मानना है कि लकी होने के लिए आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए। जो हार्ड वर्क करेगा तभी लक के करीब जा पाएगा। आप हार्ड वर्क कर ही तब पाओगे, हार्ड वर्क तभी कर पाओगे जब आपकी किस्मत में लिखा होगा हार्ड वर्क करना। पूरी दुनिया सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली का एग्जाम्पल जानती है, बताने की जरूरत किसी को भी नहीं वो है। तो है, करेक्ट है, किसी को नहीं बताने की जरूरत है। हाँ, एक का इंटरेस्ट कहीं सबसे और। ज्यादा हार्ड वर्किंग कौन था? विनोद कांबली। सबसे अच्छा बैट्समैन कौन था? विनोद कांबली। सब कहते थे सचिन तेंदुलकर कुछ नहीं बन पाएगा, विनोद कांबली ही बनेगा। लेकिन आज देख लो, कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है, क्योंकि वो लिखा था उसकी किस्मत में यहाँ तक पहुंचना। उसका स्टारडम हैंडल नहीं हुआ उनसे, वो नहीं कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि वो पैसा, कई लोग क्या होता है ना, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो है पैसा देखकर ना अपने विजन से टिके रहते कि ठीक है आया है, इसको साइड में रखो, ये अभी और आएगा, ये इतना कुछ नहीं है, लाइफस्टाइल अप होता जा रहा है, लेकिन वो अपने कर्म में लगे हुए हैं। सचिन तेंदुलकर अगर अपनी प्रैक्टिस में कंसिस्टेंटली लगे रहे कि नहीं मुझे खेलना है, बहुत खेलना है, पैसे से ज़्यादा पैशन खेलने में है, वो पैसा तो बाई प्रोडक्ट हुआ उनके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं कांबली माइंड डाइवर्ट कर लिया उन्होंने। वो आज स्टेजेस पे हम देखते हैं कि वो नशे की हालत में है, एडिक्टेड हो चुके हैं, तो उन्होंने अपने खेल को छोड़कर जो है ना कहीं और ध्यान लगा लिया। क्या उनको किसी ने ये बात कही कि भैया तुम खेल छोड़ के ये कर लो? कई लोग पागल हो जाते हैं ना, पैसा ज्यादा आ गया पगला जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके भाग्य में वो पैसा लिखा ही नहीं ना, जाना लिखा है। जब उसके भाग्य में वो पैसा लिखा ही नहीं तो वो हरकतें भी ऐसी करने लगेगा ना कि सारा पैसा खत्म हो जाएगा। देखिए, दो तरीके से बात हो रही है। आप बोल रहे भाग्य इसलिए कर्म हो रहा है, और मैं कह रहा हूं कर्म कर रहा हूं इसलिए ऐसा भाग्य हो रहा है। सिर्फ भाग्य हो रहा है इसीलिए कर्म हो रहा है। अगर भाग्य ना हो तो कर्म हो ही ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त वाला एग्जाम्पल बताइए, कहानी नहीं तो भूल जाएंगे। कुछ दोस्त के बारे में बता रहे थे। मेरा एक दोस्त है, उस पर बेशुमार पैसा है, उसको इंडिया से बाहर जाना था सेटल होने। वो आई थिंक 2016 से ट्राई कर रहा है। हर कंसल्टेंट के पास गया, हर कंसल्टेंट से मिला, पैसे दिए, आज तक वो सेटल नहीं हो पाया। आखिरी में उसके साथ एक लड़की काम करती थी, तो उसने कहा कि उस लड़की को बाहर भेज देते हैं, मतलब आपस में उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, वो बाहर जाके उसके लिए कोई रास्ता ढूंढेगी ताकि वो भी आए और सेटल हो जाए अपनी फैमिली के साथ। मेरे फ्रेंड की शादी हो चुकी है, वो लड़की उसकी फैमिली को जानती है पूरी, वो लड़का उसकी फैमिली को जानता है, मतलब फैमिली से भी बढ़ के, हाँ, उससे भी बढ़ के रिश्ते। बाहर जाके वो लड़की मोल हो गई, कहा नहीं मैं नहीं जानती तुम कौन हो। 8 इन्होंने साल अपने पैसे से भेजा था लड़की? नहीं, वो अपने पैसे से ही गई थी, लेकिन इंतजाम इन्होंने ही किया था, कहाँ से जाना है, कैसे होना है, क्या होना है, उस लड़की को इतना नहीं पता था। बाहर जाके उस लड़की ने साफ मना कर दिया, नहीं। इस लड़के ने पूरे कर्म करे हैं अपने, पर बाहर सेटल होना नहीं लिखा था। वैसे घूम के बहुत बार आया वो, कभी भी मन होता है चले जाता है, टूरिस्ट वीजा मिलता है, लेकिन वो पीआर नहीं मिला। पूरी ताकत लगा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो लकीर नहीं थी हाथ में जो उसको वहां पर सेटल करा दे। वो लड़की जिसपे वो सबसे ज्यादा विश्वास करता था, उस लड़की ने धोखा दे दिया। जिसकी फैमिली पे सबसे ज्यादा विश्वास करता था, उसने धोखा दे दिया। ऐसा तो सबके लाइफ में ना, एहसान फरामोश लोग तो सबकी लाइफ में मिलते हैं। वही तो भाग्य में लिखा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा नहीं, चिंता मत करो। कई लोग गलत लिख देते हैं, इच्छा मत रखो। इच्छा तो रखना ही है ना, इसलिए तो कर्म कर रहे हैं। चिंता मत करो, क्योंकि तुम चिंता करोगे तो कर्म करने में तुम्हारा एफर्ट कम जाएगा। मैं डरा हुआ रहूंगा, परेशान रहूंगा, तो मैं वो बेस्ट तरीके से नहीं कर पाऊंगा। अब मैं ये सोच के नहीं बना रहा हूँ पॉडकास्ट कि हमें व्यूज मिलेंगे, हम उसके बारे में सोचने लग जाएंगे तो एक्टिंग करने लग जाएंगे, नेचुरल निकलेगा नहीं। जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं पसंद है ना देखे। लेकिन हम खुल के बात करें, चिंता नहीं करेंगे कि व्यूज कितने आने वाले हैं। अब हम जो कर्म कर रहे हैं, कर्म करते करते हमारे रास्ते में 2 चांसेज हैं, या तो हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। उस आपके दोस्त ने लड़की को सपोर्ट किया, फ्रेंड को सपोर्ट किया, भेजा। अब 2 चांसेस थे, या तो वो हेल्पफुल रहेगी, ग्रैटिट्यूड रखेगी, या तो नहीं रखेगी। तो उसने नहीं रखा। अब वो लड़का अपने कर्म करते रहे, दूसरे कोशिशें करते रहे। एक बार जैसे कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो भाग्य बदल सकता है इंसान अगर हार्ड वर्किंग हो तो, मेरा ये मानना है। नहीं बदल सकता।
कुछ नहीं बदल सकते। जो एक बारी तय हो गया कि यही होना है। अब आप देखिए, जब कोविड-19 आया था उसमें ऐसे लोगों की भी डेथ हुई होगी जो अच्छे थे। हाँ, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त बहुत नहीं अच्छे है थे, अब। बहुत अच्छे कर्म करते थे। और ऐसे भी लोग आज जिंदा है जो बहुत बुरे कर्म करते थे, उस टाइम भी शराब पी रहे होंगे और ये सब कर रहे होंगे, कोई चीज फॉलो नहीं कर रहे होंगे। हाँ, कैसे फिर भी जिंदा है? वो जिंदा है। भाग्य से ही तो जिंदा है, कर्म से थोड़ी जिंदा है। अच्छे अच्छे लोग क्यों मर गए कर्म से? फिर सारे जिंदा होते। संक्रमित नहीं हुए, ऐसे लोगों से उनका पाथ नहीं क्रॉस हुआ, टच नहीं हुए। नहीं लिखा था ना मरना, कोविड, हाँ लिखा था जीना, जिंदगी बची है। और जिनकी नहीं लिखी, जिनको उस महामारी से मरना था वो सारे मरे। जिनको नहीं मरना था वो बीमार होके भी, ऑक्सीजन लेवल कम होके भी मौत से उठ के वापस खड़े हो गए। भाग्य से तो है। जब जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, तो बीच का तो हमारे हाथ में वैसे ही नहीं है सर। आप ये नहीं जानते आपकी कब डेथ होगी, मेरी कब डेथ होगी, मुझे नहीं पता। Nobody knows मैं कब पैदा हुआ था मुझे नहीं पता। डॉक्टर को भी नहीं पता होता, किसी को नहीं पता कौन कब पैदा हुआ, कौन कब मरेगा। जब मरना नहीं पता, जीना नहीं पता, तो बीच का तो भूल ही जाओ आप। पता है। और कर्म में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एक ऐसा प्लेनेट बताओ जो गोल नहीं है। देखिए, दूर से तो जब क्या होगा, बहुत दूर से 100% गोल तो फुटबॉल की तरह चिकना नहीं होगा, लेकिन जब दूर से देखते हैं तो वो गोल ही दिखता है। सर, जो धरती है वो सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन में, अपना चक्कर लगाती है 24 घंटे में। करेक्ट। सारे एस्ट्रोलॉजर, सारे धर्मगुरुओं ने हमारे कर्म को उससे जोड़ दिया है कि हम जो करते हैं वो हमारे पे लौट के आता है। कितना आसान है ना जोड़ना। आप बताइए, इतने सारे लोग आपको पूरे मिलते होंगे दिन में, आपकी लाइफ में मिले होंगे, आपके साथ उन्होंने धोखा भी किया होगा, बेईमानी भी की होगी, चीटिंग भी की होगी, पैसे भी मारे होंगे, कुछ झूठ भी बोला होगा। क्या सबको ये पता है ना? आप भी ये मानते हैं कि कर्म, गलत कर्म की वजह से उनके साथ गलत ही होगा, फिर भी लोग गलत क्यों कर रहे हैं? फिर भी लोग माइंडसेट नहीं लिखा हुआ है सर, क्योंकि उनको पैसा ही ऐसे आना है, उन्होंने पैसा ही धोखे से कमाना है। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, जो मैं क्या करता हूँ, मैं जब बहुत गलत कोई करता है, बहुत ही दिल दुखाता है, जिसके साथ आपने बहुत अच्छा किया और वही बैक स्टैबिंग कह दीजिए या एहसान फरामोश कह दीजिए, आपने कुछ अच्छा किया, वो आपके लिए अच्छा ना करे तब तक चलता है कि ठीक है हमने किया इस इच्छा से नहीं कि तुम मेरे साथ अच्छा करो, लेकिन ये भी इच्छा नहीं थी कि तुम मेरे साथ बुरा करो, क्योंकि आपने तो अच्छा किया ना। तुम या तो न्यूट्रल रहो, तुमको फायदा मुझसे मिल गया, तुम जाओ आगे एंजॉय करो, मैं बोलूँगा चलो मैंने इसके लिए फायदा किया, चाहे तुम मेरा नाम भी मत लो। लेकिन जब वो रिटर्न करके आपके खिलाफ कुछ ऐसा करता है जिससे आपको हर्ट हो, आप लॉस में जाओ किसी भी प्रकार से, मॉनेटरी टर्म पे, इमोशनल टर्म पे, तो फिर मैं ये मन में सोचता हूँ कि भगवान सजा देगा या भगवान सजा देंगे। आप दो ना सर। पहली बार मतलब दोनों टॉपिक पे आऊँगा। और मैं देखता हूँ कि भगवान ने कई ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे सामने, बहुत तकलीफ में उनकी लाइफ गई, दयनीय, कई तरीकों से, वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा अभी कैमरे पे, कई तरीके से। किसी का एक्सीडेंट हो गया गंदा, किसी को गलत लाइफ पार्टनर मिल गई, वो बजा के रखा हुआ है, दिख रहा है उसकी लाइफस्टाइल क्या चल रही है, क्या हो रहा है, किसी के साथ कुछ और ट्रेजेडी हो रही है। तो मुझे ये लग रहा है, मैं ऐसा प्रे नहीं कर रहा था भगवान ऐसा करना, नहीं, बस मुझे ऐसा लगा था कि गलत करोगे तो गलत ही होगा, और गलत हो रहा है अपने तरीके से उनका। जहां पे बात होती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है अर्जुन को कि तुम बैठे मत रहो भगवान के भरोसे, भगवान ने तुम्हें सारी शक्तियां दी है, तुमको खुद लड़ना पड़ेगा, खुद धनुष वाण उठाना पड़ेगा और अटैक भी करना पड़ेगा, धर्म के लिए लड़ाई भी करनी पड़ेगी, नहीं तो अधर्मी लड़ाई कर रहे वही जीतते रहेंगे हमेशा। तो ऐसे कई केसेस भी हुए हैं जहां पे कोई ऐसा बिजनेस एग्रीमेंट तोड़ा या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया, तो ऐसे पे कानूनी कार्रवाई, लीगल एक्शंस भी लिए गए, तो वो भी चल रहा है साथ में। तो वहां पे क्या है कि आपके साथ जो लोग कर रहे हैं गलत, उन पे सजा देंगे, तो वो ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हैं कि उनके भाग्य में लिखा था गलत होना, उनका माइंडसेट था चीटिंग। कई दो प्रकार के लोग हैं, बताया ना कि कुछ पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं, कोई नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं, माइंडसेट ही ऐसा बन के आया उनका। यहां तक मैं भाग्य बोलूंगा। अब वो कर्म सुधार ले, अगर
सोच सुधारने की कोशिश करे, अच्छे संगत में जाए। अगर वो सोचे कि भाई मुझे अच्छे काम करके मुझे प्रोग्रेस करना है, चोरी करके, डकैती डाल के, धोखा दे के, चीटिंग, देखते ही आप इतने तरह के फ्रॉड है, स्कैम करते हैं, तो उन लोगों का रिटर्न सबको पता है। फिर भी सुर असुर दो प्रकार के प्राणी तो है ही ना, तो इसलिए हो रहा है उसके साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। वो असुर असुर माइंडसेट के लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा भी नहीं है सर। ना कोई असुर माइंडसेट का है, ना कोई सुर माइंडसेट का है। कोई देव माइंडसेट का नहीं है, कोई असुर माइंडसेट का नहीं है। नहीं, हर इंसान में असुर तो बैठा ही है, लेकिन वो कितना दूसरों के प्रति, जैसे मेरी सोच है कि मैं किसी के साथ अपने तरफ से बुरा ना करूं, तो बस मेरे लिए ये माइंडसेट जब है। और दूसरा ग्रैटिट्यूड रखना, किसी ने मेरे लिए थोड़ा भी किया ना, तो एक देने की इच्छा कि मैं अपने तरफ से किसको क्या दे दूं, मतलब मांगू नहीं। जैसे जीवन में मैंने कभी किसी से पैसे का उधार नहीं मांगा, लेकिन जो मांगते वो लोग भी मुझे अच्छे नहीं लगते। तो ये मैं मानूंगा कि मेरा सुर माइंडसेट है। लेकिन जब मैं कुछ लाइफ में, नोबडी इज परफेक्ट, कुछ ऐसे काम कर रहा है जैसे जो लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, मतलब एथिकली या मोरली ये सही नहीं है, तो हर इंसान कुछ ना कुछ गलतियां तो करता ही रहता है। सर, जो गलती, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी के साथ कुछ किया, आप आपने अपने स्टाफ को भी डांटा, आपके हिसाब से आपने उसको सही बात पे डांटा, ठीक है। आपके हिसाब से आपके स्टाफ ने कोई गलती करी, या मैंने भी अपने स्टाफ को किसी बात पे डांटा तो सही बात पे डांटा, पर वो स्टाफ के हिसाब से तो गलत भी हो सकता है ना। दो तरीके से वो ले सकता है, हाँ। पॉजिटिवली, नेगेटिवली। पॉजिटिवली लेगा तो इंप्रूव करेगा, नेगेटिवली लेगा तो अपने लिए जो है वो ये सोच हमेशा अगर रहेगी तो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कोई इसको सही मानता है, कोई इसको गलत मानता है। लेकिन जो गलत मानता है और उसने कहा कि सर ने मुझे इस बात के लिए डांट दिया था और आपको कुछ कहा और उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ हो, उसकी वजह से भी तो ऐसा हो सकता है आपके साथ भी कोई नुकसान हुआ और वो देख रहा हो, देखो सर का नुकसान हो गया, तो इसको आप क्या कहेंगे? मैं ऐसा भी मानता हूं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। एवरी अभी मैं आप ही की बात पे आ रहा हूं जी। जैसे आपने कहा कि किसी ने डांट दिया, दो प्रकार से ले सकता है जी। Many business owners were once an employee. जैसे बोलते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो क्योंकि ऑनर भी, एम्प्लॉयर भी कभी एम्प्लॉई था। हाँ। कई लोग एम्प्लॉई से एम्प्लॉयर में आते हैं जी। कई लोगों का फर्स्ट जनरेशन होता है जी। बिजनेस में आना, जैसे मैं हूँ फर्स्ट जनरेशन बिजनेस ऑनर। कई लोगों के माता पिता बिजनेस होते हैं, उसी को लेगेसी को लेकर जाते हैं, चाहे नए बिजनेस में आए। तो मेरे लाइफ में कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत बुरा घटा है, और आज मैं वो देखता हूं तो मैं सोचता हूं ये बुरा नहीं हुआ होता तो मैं ये नहीं करता, ये अच्छा नहीं होता। एक इंटरनेशनल बीपीओ में जॉब करता था, उसने मुझे पर्सनल ग्रज पे निकाल दिया क्योंकि मैंने सीनियर की गलती को हाईलाइट किया खाली कि ये आप गलत कर रहे हो। मुझे नहीं पता था कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, सीनियर को के बारे में क्वेश्चन करना कि सर ये ऐसा नहीं ऐसा होता। पोलाइटली बोला था, बट उसको मतलब उसके ईगो को टच कर गया। अरे तुम बोलोगे 15 दिन के आए हुए बंदे, जूनियर होके एग्जीक्यूटिव, तुम टीम लीडर और हेड को बोलोगे, सिखाओगे? उसने बहाना मार के कोई ना कोई ढूंढा और सिर्फ एक छोटे से रीजन पे मुझे निकाला जॉब से, क्योंकि मैंने संडे को रिक्वेस्ट की थी कि मेरे रिलेटिव आ रहे हैं, वो जो वाटर पार्क जाने का प्लान है, क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ? संडे को पार्टी है। मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर आप अलाउ करोगे तो मैं रिलेटिव को देख लूंगा, जबकि संडे वॉज नॉट अ वर्किंग डे। उसने बोला कि आपके ऊपर टिकट काटी गई है, ये हो गया। तो बोल रहे कि ठीक है सर, आप बोलते हो तो मैं आ जाता हूँ। बोला नहीं ऐसे थोड़ी होता है, तुम आप सिखाओगे, अब नहीं हो सकता, आप रहने दो। उसको इतना ही लॉजिकल रीजन मिला मुझे निकालने का। ऑफिस वर्क पे टाइम पे आ रहा हूँ, उसको छोड़ने के चलते मुझे एक हफ्ते के अंदर कई अप्लाई किए थे जॉब्स के लिए। मेल खोला तो मैंने देखा कि मेरा फ़ोन सिम कार्ड ख़राब हुआ पड़ा था। उस समय गरीबी का टाइम चल रहा था, 5-7 हज़ार की नौकरी करता था बैक इन 2007। तो फ़ोन ख़राब था, तो HR ने कॉल किया होगा, HR का अपना टारगेट है रिक्रूटमेंट का। तो मेल आया हुआ था monster.com से कि राहुल वी ट्राई टू रीच यू ऑन दिस नंबर, इट वॉज नॉट रीचेबल, वी आर लुकिंग फॉर BDE, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। मुझे ये भी नहीं पता था बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव होता क्या है। मुझे लगा कुछ डेवलपमेंट का काम है, तो मुझे लगा कोडिंग वोडिंग का काम है। तो मैं PCO गया, PCO नहीं गया। मेरा दोस्त आया था, उसका रिलायंस टू रिलायंस फ्री था और उसका नंबर रिलायंस का था। तो मैंने बोला अरे यार तुम्हारे पे रिलायंस नहीं है, पेपर में मैंने लिखा हुआ है कुछ नंबर, लाओ तो कॉल बैक करता हूँ। कॉल कर लिया टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए, सिलेक्ट हो गया।
7,500 की नौकरी छूटी थी, 11 की नौकरी मिली। तो आप जो कह रहे हैं उसमें भी पहले मैंने पहला कर्म किया, मेरे साथ कुछ गलत हुआ, यहाँ पे मैं भाग्य मानता हूं कि भगवान इसलिए गलत कराते तुम्हारे साथ क्योंकि यहां से तुम निकलोगे नहीं ना तो अच्छी जगह नहीं पहुंचोगे, यहां तक मैं मानता हूं। लेकिन मैं 2-3 चीजों पे मानता हूं। एक, पॉजिटिव माइंडसेट, हमेशा ग्रोथ माइंडसेट। मतलब नेगेटिव मत सोचो कि ये गलत हुआ तो अब तुम बर्बाद हो गए, तुम तो सुसाइड कर लो, तुम तो सब छोड़ दो, सब पे भरोसा उठ जाए। नहीं, भरोसा हमेशा बना के रखो कि मुझे आगे बढ़ना है, ये नहीं तो दूसरा रास्ता बदलेगा, हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, कोशिश करते रहो, भरोसा भी रखो, कोशिश करते रहो। तो मैंने कोशिश की कि अगली जॉब आएगी। आई केप्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स। मैं डेली साइबर कैफे जाता था पहली जॉब छूटने के बाद। Naukri.com, Monster.com, जितने जॉब पोर्टल थे सब जगह जितने जॉब्स आते थे, अप्लाई। और कई लोग खुद भी अप्लाई कर रहे थे। तो जिस कंपनी ने मुझे कॉल करके बुलाया था, जो मेल किया था, उन्होंने खुद से मेरा डेटा निकाला होगा। मैंने अपडेट किया ना, अब ओपन फॉर जॉब नाउ, तो वहां पे दिख गया। तो मैंने कर्म किया, तो मैं भाग्य के लिए लकी होने के चांसेस होगा, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सर आपने कर्म किया, लेकिन वो कर्म करना लिखा था क्योंकि आपको उस टाइम पैसे की जरूरत थी, आपको पैसे चाहिए थे, आपको कहीं नौकरी करनी थी। हाँ। आपके भाग्य में वो पैसा आना लिखा था, तभी आप वो कर्म कर पाए। अगर आपके पास उस टाइम 50 करोड़ या 100 करोड़ होते, आप क्या अप्लाई करते कहीं पे? ना, आप कुछ करते? मैं तो खुद मानता हूँ 1 करोड़ भी होते, चलो कि मेरी गरीबी नहीं होती तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठा होता, मैं ये नहीं कर रहा होता। आपको वहां से चल के यहाँ तक पहुंचना लिखा था, इसलिए आप वो सारी सीढ़ियां चढ़ते गए। ऐसे आप जैसे कितने लोग होंगे जो आपकी सिचुएशन से निकले होंगे, आपकी सीढ़ी पे पैर भी रखा होगा, लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि वहां तक पहुंचना लिखा नहीं था उनका। लिखा नहीं था सर। पॉजिटिव पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, वो नहीं कर सकते ना सर। एक बंदा सुसाइड क्यों कर लेता है? क्योंकि उसके भाग्य में मरना ही सुसाइड से लिखा है, उसकी बुद्धि ही खराब हो जाती है। उसकी प्रवृत्ति खराब है, इसलिए वो उसका भाग्य काम नहीं देगा। प्रवृत्ति ही भाग्य बनाती है। आप मानते हैं ना बात को? प्रवृत्ति, कर्म नहीं, पहले प्रवृत्ति से कर्म होता है, कर्म से भाग्य। मैंने नहीं माना है। नहीं, जो अभी माना है आपने, अभी माना है आपने। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, प्रवृत्ति क्या है? मेरी प्रवृत्ति है पॉजिटिव सोचना। मेरी लाइफ में कई ऐसे वाकये हुए हैं ना, आप हैरान हो जाएंगे। मैंने अपनी लाइफ में कुछ सिचुएशंस आए, लेकिन आप उससे चेंज नहीं होते ना, आप पॉजिटिव रहते हो। मैंने ये देखा सर कि अगर मैं नेगेटिव सोचता हूं तो हो जाता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना। मजाक में भी जैसे कुछ होता है ना, तो मुझे कुछ बड़ा करना है प्लान। तो मैं किसी से बात करते हुए एग्जाम्पल में भी ये नहीं बोलना चाहता अगर नहीं हुआ तो ये कर लूंगा। अरे क्यों बोलूं? मैं बोलूंगा तो हो जाएगा। मुझे लगता है मेरी माता सरस्वती मुंह पे विराजमान है, और मैं गलत बोलूंगा तो गलत हो जाएगा। तो मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। नेगेटिव 1-2 बार बोला है, और इतना असंभव नेगेटिव बोला था कि हो गया। तो मैंने बोला ऐसा भी हो सकता है क्या? एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। 12th का एग्जाम है, ईयर 2004, फरवरी का महीना। मैं एडमिट कार्ड लेकर अपने कॉलेज से आता हूं, और मेरा रोल नंबर 210। फिर एक मेरा दोस्त हमारे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, उसका नाम भी मेरा अल्फाबेट जो आर है, राहुल, उसका भी नाम र से ही था, लेकिन RA है मेरा, उसका RI से नाम था, उसका नाम नहीं लूंगा। अब वो भी आकर बैठा हुआ है, और वो है फ्रैक्चर गैंग का सदस्य। फ्रैक्चर गैंग हमारे फिजिक्स के जो कोचिंग के टीचर थे, जो बदमाश गैंग था ना, उसमें जोश मूवी आई थी, फ्रैक्चर गैंग चल रहा था। तो उसने बोला तुम लोग फ्रैक्चर गैंग हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, खाली लोगों को परेशान करना है और खुद बदमाशी करनी है। तो पढ़ने वाले वो ग्रुप नहीं थे। तो वो परेशान तो था क्योंकि उसके फादर एक अच्छे पोजीशन पे सरकारी में बड़े अच्छे DM रैंक के थे। वो लड़का सारी फैसिलिटी मिली हुई थी, ये पैसा, पॉकेट मनी, मोबाइल फ़ोन लेके उस समय नया नया आया था, तो सैमसंग के मोबाइल लेके घूमता था, फ़ोन बजता था, इनकमिंग के पैसे लगते थे, फिर भी वो रखता था। पिताजी का सपोर्ट था। तो वो टेंशन में था कि अब एग्ज़ाम में फेल हो जाऊंगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम में तो बेइज्जती हो जाएगी, यहाँ पे क्या कर चलेगा काम। बहुत टेंशन में था। तो मेरे से पूछा, राहुल एडमिट कार्ड आ गया, क्या रोल नंबर है? कैजुअली पूछा। मैंने बोला 210, 210। बोलो मजाक मत करो, मजाक मत करो। बोले क्या हो गया, मजाक मत करो? अरे भाई मेरा 211 है, अब मैं तुम्हारे पीछे हूं, तुम छापना। मैं पढ़ने वाला ग्रुप में था, मतलब हर वक्त पढ़ना, रिस्पॉन्सिबल रहना। तो उसे बोला भाई अब तो मेरा फर्स्ट डिवीजन कहीं नहीं गया,
तुम जितना लिखोगे 60 नंबर तक लिखने लायक मुझे दिखा देना और फिर कर लेना। मैंने बोला भाई इतना खुश होने वाली कौन सी बात है, मैं 210 हूं, तुम 211 हो, क्या गारंटी है तुम मेरे पीछे बैठोगे? अरे कैसे नहीं बैठेंगे। मैंने बोला कि अगर मान लो क्लासरूम में मैं गया और देखते देखते सबसे आखिरी सीट मेरी रही तो तुम तो सबसे आगे चले जाओगे। तो गारंटी तो है। अरे ऐसे थोड़ी होता है। सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग झारखंड, एग्जाम देने गए, पहला पेपर, वो मुझे रास्ते में जूस वूस पिलाते ले जा रहा है कि भाई तुम पढ़ो। रात भर पढ़ा, मैं सो नहीं पाया, मैथ का एग्जाम था। उसने बोला जूस पी लो राहुल, एकदम एनर्जी रखना है। वो मुझे जैसे घोड़े को खिलाते हैं ना भगाने के लिए, वैसे ही चना वना गुड़ मुझे खिला रहा कि मेरा भाई अच्छा लिखेगा तो मेरे को भी दिखाएगा। चलो ठीक है, पूरे साल इतना केयर नहीं करता था, एक जूस टॉफी भी नहीं खिलाया था उसने। मैंने बोला चलो ठीक है भाई। एग्जामिनेशन हॉल में घुसते हैं, चेक करते हैं, देखता जा रहा हूं और जैसे जैसे, और वो सीढ़ी नुमा क्लासरूम था, तो चढ़ते जा रहे, वो भी पीछे पीछे जा रहा है। और देख के मैं हैरान रह गया, मेरा सीट सबसे आखिरी। और मैंने बोला भाई ये तो जो बोले वही हो गया। अब वो मेरी तरफ गुस्से से देख रहा है जैसे मैंने किया हो जानबूझकर। वो तो तुम तो यही चाहते थे ना, देखो यही हो गया। बोले भाई यार वो तो मजाक था। वो उसका, और वो बेचारा जो चोरी भरोसे बैठा था उसको सबसे फ्रंट सीट पे बैठा दीजिए, उसकी तो जिंदगी खराब हो गई। अब वो सबसे फ्रंट सीट पे है, बोल रहा कि भैया मैं तो चुटका उटका भी नहीं लगा सकता, वो टीचर सामने बैठेगा और मैं ही सामने हूं। पीछे रहता तो तुम आगे पीछे भी रहते, मैं कोई जुगाड़ लगा लेता। आगे फंस गया। अब मैं जाऊं और वो एकदम गुस्से से एकदम आग बबूला। उसको मैंने समझाने की कोशिश की सामने वाला कि सुनो ना भाई, इसका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत शानदार है, मैथ में थोड़ा सा गड़बड़ी है इसका, तुम मैथ में हेल्प कर दो, ये फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम्हारी हेल्प कर देगा। वो आदमी सुन रहा था नहीं सुन रहा था पता नहीं, हम कन्विंस करने में लगे हुए थे कि भाई प्लीज इसको दिखा देना। मैं अपने मिस्टेक को सुधारने की कोशिश कर रहा था। सोचिए इतना असंभव चीज भी संभव हो सकता है। मैंने मजाक में बोला और वो वैसा हो गया। और समझिए 2-3 पेपर तक सीटिंग अरेंजमेंट चेंज ही नहीं हुआ, 5 पेपर 6 पेपर में। तो फिर 2-3 पेपर निकल गए, बेचारा वैसे ही दुखी रहा। फिर सीटिंग अरेंजमेंट चेंज हुआ जब किसी संडे के बीच में 2-3 दिन का गैप होता है, तो 2 या 3 पेपर में चेंज हुआ। तब लकीली मैं बीच में कहीं पे मेरा सीट पड़ा, फिर वो पीछे आया 210 का, वो 211। बाकी के पेपर मैंने संभाले उसके। वो तो ऐसे ही करता था, मैं बोलता लिख लिया, बोलता भाई सेटिस्फाइड हूँ यार, बहुत ज़्यादा लिख गया, अब इससे ज़्यादा लिखने में ना अंदर से ना गिल्ट फीलिंग हो रहा है, क्योंकि इतना मैं कैसे लिख दूँ। इतना नेगेटिव के बाद मैंने मान लिया। ऐसे 2-3 और ऐसे वाक्य हुए जब मैंने मान लिया कि नेगेटिव बोलूंगा तो नेगेटिव होगा। तो कई लोग अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं। वो देख लिया कि नेगेटिव बोलने से 4 बार गलत हुआ ना, 5वें बार से नेगेटिव बोलना ही नहीं है। अब आप बोल रहे हैं जो आदमी कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, वो नेगेटिव इसीलिए है ना क्योंकि वो सीखना ही नहीं चाहता, उसका माइंडसेट नहीं है पॉजिटिव, वो लर्निंग नहीं लेता। उसके भाग्य में नहीं है ना वो चीजें पाना, उसके भाग्य में है ही नहीं, तो वो कैसे सीखेगा और कैसे कर पाएगा। आप बताइए कितने लोग हैं जो बाहर काम करते हैं, धूप में जल रहे हैं, मर रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलता ना उन्हें, स्किल नहीं है। बात वो स्किल हो ही नहीं सकते। हाँ, वो स्किल हो ही नहीं सकते ना, जब स्कूल भेजा नहीं लिखा, स्कूल भेजा तो पढ़ा नहीं, नेगेटिव माइंडसेट का था सर, वो हो ही नहीं सकता ना, होगा कैसे। और भी लेबर ग्रेड के बच्चे हैं ना सर जो आईएएस बन गए हैं। क्या आप सांप को ये सिखा सकते हो कि दूसरे को डंक ना मारे? सिखा सकते वो तो डसेगा ही ना। आप सिखा सकते हो? नहीं सिखा सकते, पूरी कोशिश भी लगा लो, नहीं कर सकते। नहीं, ट्रेनिंग नहीं दे, लेकिन इंसान को तो काम करना सिखाते हैं ना। ठीक है, सिखाते हैं इंसान को काम करना, लेकिन वो उस माइंडसेट का ही नहीं है ना। और माइंडसेट का क्यों नहीं है? क्योंकि वो यही चीज भोगने आया है। अगर उसकी जिंदगी में अच्छा बनना लिखा हो, आपने कितने ऐसे एग्जाम्पल अपनी लाइफ में देखे होंगे जो कहते हैं कि स्ट्रीट लाइट में पड़ के पता नहीं क्या बन गए, बहुत देखे हैं। तो वो वहां पहुंचना लिखा था, वो स्ट्रीट में भी बैठा। कह सकते हैं कि भाग्य में भोगना नहीं लिखा था। चलिए एक ठीक है, मैं आप बहुत खुश होंगे अभी आप ये सुनकर कि मैं मान रहा हूं, चलिए ठीक है, कि भाग्य में नहीं लिखा था, उसको नहीं होना था, इसलिए ऐसे नेगेटिव माइंडसेट आप ये कहना चाह रहे हैं, चलिए मान लिया। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी तो मानिए कि ये भी तो एक दूसरा पक्ष हो सकता है कि इसको मेहनत करना पसंद था, इसलिए भाग्य में वो आया। चलो आपको इस पे भी बता, कर्म करना पसंद नहीं है, कर्म कुछ भी जीरो है। फिर से वही जहां से शुरू मैं बता फिर वही आ गए, जीरो है। कपड़े की दुकान कितने लोगों की होगी? एयरलाइंस कितने लोगों की होगी? कितने लोग? एयरलाइंस तो बहुत कम है, गिनती के 10, 15, 20 मान लीजिए, लेकिन नंबर 1 पे तो एक ही है ना।
इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, नंबर 1 पे तो एक ही है ना। हमेशा नंबर 1 के ऊपर एक स्पॉट खाली होता है, मैं ये मानता हूँ। ऑलवेज देयर इज ऑलवेज वन स्पेस, वन सीट वैकेंट एट द टॉप। नहीं, यानी कि उसको सरपास किया जा सकता है। सर कितने लोग कपड़े का काम करते हैं, ग्रोसरी का काम करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल तो एक ही बन रहा है ना। लेकिन उसके भाग्य में सरपास लिखा कर रहा है है ना। फिर बिल गेट्स एक ही था, उसका बाप आया कोई, कौन आया? अपने जेफ बेजोस आए, ठीक है, जो कि अमेज़न के मालिक है, नंबर 1 बने। मैं उसको बाप लेकिन वो बोलूंगा। बिल गेट्स का इक्वल नहीं है। बिल उससे गेट्स कई का गुना काम ऊपर अलग गया। है, उसका काम अलग अलग है, लेकिन फिर भी रिचेस्ट मैन की लिस्ट में रिचेस्ट नहीं सर, सेम काम में आप बताइए कोई दूसरा बंदा है, बहुत सारे लोग सेम काम कर रहे हैं, दूसरा बंदा नहीं है क्योंकि उसके भाग्य में ही नंबर 1 लिखा हुआ है अपनी इंडस्ट्री में। लेकिन ओवरऑल ह्यूमैनिटी में, पूरे इंसानों की जनसंख्या में तो वो नंबर 1 नहीं रहा ना। वो नहीं रहा। दो प्रकार का लिस्ट हो सकता है। एक होता है अपने इंडस्ट्री में, एक हो सकता है अपने सिटी में, एक होता है एक अपने जाति में, एक हो सकता है अपने धर्म में। ठीक है, तो ऐसी कई चीजें, कई अलग अलग लिस्ट बन सकती है। ठीक है, तो आपने इंडस्ट्री में रखा तो ठीक है, नंबर 1 पे रहा। वो भाग्य से ही हुआ ना। मेहनत से हुआ ना सर। कैसे वो तो हुआ? कर्म इतने किया सारे ना। लोग मेहनत कर रहे हैं। आप भी सुबह आते हैं, आप सुबह 10 बजे आते होंगे, शाम को 10 बजे, रात को 10 बजे जाते होंगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपके इक्विवेलेंट भी बहुत सारी कंपनियां होंगी जो सेम काम करती होंगी, टेक्निक गलत होगा ना, टेक्निक गलत होगा। कुछ गलत नहीं होगा, होगा नहीं, मैं बताता हूँ क्या गलत होगा। टेक्निक गलत मैं होता है बताता कई हूँ। बार। आपने जब रिक्रूटमेंट की, आपको अच्छे लोग मिल गए, उसको नहीं मिले। किसी को अच्छे लोग मिलते भी हैं, किसी को नहीं भी मिलते, लेकिन आप अच्छा बना सकते हैं। नहीं बना सकते, आप अच्छा ही नहीं बना सकते। रिक्रूटमेंट में मैं इंसान का माइंडसेट चेक करता हूं, क्योंकि मैं जिस माइंडसेट से हूं, मुझे लगता है आई हैव अ फॉर्मूला टू हायर पीपल। चूज द राइट पीपल, नॉट द बेस्ट पीपल। बेस्ट पीपल मतलब वो लोग जो अभी बहुत टैलेंटेड दिख रहे हैं। तो आप कह रहे थे कि अच्छे लोग हमको मिले होंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे। कई बार क्या होता है, उनका माइंडसेट अच्छा नहीं है ना, तो बहुत टैलेंटेड भी है ना, तो वो हमेशा आर्ग्यूमेंट करेगा आपके साथ। लेकिन अगर राइट माइंडसेट है, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो उसको सिखाया जा सकता है। तो मैं तो हमारे बिजनेस में 90% वर्कफोर्स को ना मैंने माइंडसेट के ऊपर हायर किया है, अपनी चीजें, अपना काम करने का स्टाइल सिखाया है और वैसे काम कराता हूं। मैं उसके स्टाइल से काम ही नहीं, मुझे अनुभव लेके करना क्या, उसके स्टाइल से मुझे काम ही नहीं करवाना। आपको अपने स्टाइल से काम कराना है, बंदे से। क्योंकि अपना फॉर्मूला है ना, अपनी रेसिपी है, अपना हर इंडस्ट्री का अपना तरीका होता है। तो मेरे डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट का कुछ खुद का इन्वेंट किया हुआ टेक्निक है, जो मैंने बहुत सारी चीजों को देखकर लगा कि ये आइडिया हो सकता है, ऐसा किया जाए तो ये बेटर हो सकता है। सब कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन अलग इंडस्ट्री में कर रहे हैं, मैं अपने इंडस्ट्री में अलग तरीके से करूं। तो वो तरीका मुझे आया माइंड में, कैसे? वर्क से, प्रैक्टिस से, हार्डवर्क से, नए नए लोगों का हेल्प करने की कोशिश की। तो मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए टूल मिला, मुझे दिखा अच्छा ऐसा करने से रिजल्ट आता है। मैं था सेल्स में, मुझे एसईओ सीखना था। मुझे ऐसा लगा एसईओ तो बहुत आसान है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल के फर्स्ट पेज पे लाने का टेक्निक। तो मैंने बोला चलो सीखते हैं। तो रात रात में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। तो आप क्या करते हैं, जो चीज आप पसंद करते हैं करना और वो करते तो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मुझे एसईओ में एक आई स्टार्टेड लविंग दैट वर्क। तो और ज़्यादा मेहनत करने का मन किया, मेहनत किया, सक्सेसफुल उसमें देखा कि क्लाइंट का फायदा हो रहा है। तो फिर मैंने वही टेक्निक रखा। अब मेरे पास एसईओ के लिए कोई भी आएगा, मैं टैलेंटेड आदमी के लिए नहीं जाऊंगा, माइंडसेट देखूंगा। और माइंडसेट रहा ना तो मैं फ्रेशर से भी इतना बढ़िया 6 महीने में काम करा लूंगा ना, जो 5 साल पुराना पर्सन भी मेरे पास आएगा तो उसके टक्कर का। बट ये भी तो पॉसिबल है कि आपने जिन बंदों को छोड़ा, रिजेक्ट किया, जो बंदे काम कर सकते थे, वो मेरे भाग्य में नहीं थे, वो आपके बंदे भाग्य में नहीं थे, पहली चीज। और वो जहां गए, जितने पैसे आज आप कमा रहे हो, वो दूसरी कंपनी को उससे ज्यादा कमा के दे रहे हो, क्योंकि आपके भाग्य में वो ना बंदे रखने थे, ना उतने पैसे कमाने लिखे थे। इसलिए आपने उन बंदों को जज ही उस पे किया। देखिए एज्यूम तो कुछ भी कर सकते हैं। एज्यूम नहीं सर, यही भाग्य होता है। एज्यूम नहीं, यही भाग्य तो ऐसे कई बच्चे हैं जो मुझे पूछते रहते हैं। वैसे तो मैं नॉलेज रखता नहीं हूँ, ये तो एज्यूम ही कर रहे हैं। क्या पता उस बच्चों को अभी भी नौकरी ढूंढ रहे हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। ऐसे भी कई लोग हैं जिनको मैं पिछले 5 साल से टाल मटोली दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे हायर ही नहीं करना। अब सीधे ना बोला भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं बोलता अभी वैकेंसी नहीं है, अभी वैकेंसी नहीं है। लेकिन 5 साल से फिर से मांग रहा है, यानी वो किसी को कमा के नहीं दे पा रहा है। एग्जांपल से कह सकता हूँ। कैसे? एलन मस्क ने एक्स को कहा कि मुझे इसका वो बनना है, बोर्ड मेंबर बनना है। हाँ। उन्होंने कहा नहीं बना सकते, उसने पूरा परचेज कर लिया। हाँ, करेक्ट। और सीईओ को निकाल दिया। ट्विटर, हाँ, सीईओ ने ट्विटर से बड़ी कंपनी बना दी। अब अगर एलन मस्क उसी सीईओ को रख लेता
तो वो आदमी वो नहीं बन पाता जो ट्विटर से ज्यादा था। जो होता है अच्छे के लिए होता है, वही तो मैंने भाग्य बोला। में था ना उसके, क्या ट्विटर से अच्छा बनना। उसको अच्छा बनना लिखा था ना, तो ट्विटर में था तो लिखा वहां था भी ना बनता सर। और बाहर भी बनता। नहीं लिखा था तभी बना। अगर वो ट्विटर से नहीं नहीं निकलता निकलता और कर्म नहीं करता तो क्या वो बन जाता? लेकिन वो कर्म करना लिखा था ना सर। अगर उसके मन में आता नहीं इसे निकाल दो, तो वो नहीं निकालते, जबकि वो राइट पर्सन था, राइट पर्सन था, राइट उसको- मेंटालिटी का था। हाँ, उसको लगा इंडियन है, हटाओ। फिर हटा दिया। आधे यूएस वाले तो इंडियन से जलते हैं ना। जो भी वजह हो, उनको क्या तकलीफ है पता है यूएस वालों को? उनको लगता है ना कि हमारी जॉब खा रहा है। अरे भैया, वो अपनी मेहनत से बैठा, भाग्य से नहीं बैठा। भाग्य से ही बैठा है, मेहनत से नहीं बैठा सर। मेहनत से तो कोई कहीं बैठ ही नहीं सकता, भाग्य से ही बैठा है। वो इतने मेहनत सारे से बैठा मंत्री, है। इतने सारे मंत्री, इतने सारे लोग, जनगण मन बोलना नहीं आता, हाँ, फिर वो भी नेता बने हुए हैं, हाँ। फिर भी एमपी है। हाँ, भाग्य से है या अब कर्म से? आप बताइए। कई लोग पैर छू छू के ही मंत्री हैं। अनएजुकेटेड हैं और एजुकेशन में से पांचवी बने पास हुए है, हैं। पांचवी पास है, हाँ, आठवीं आठवीं पास पास है, हैं। 8वीं फेल है, 10वीं फेल है। कैसे हैं? कर्म से हैं। हमारे देश में क्या है व्यवस्था, मैं बताता हूँ। नहीं सर, जो देश फर्स्ट की बात नहीं है, भाग्य फिर। मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट बेंचर जो है, फर्स्ट बेंचर वो खूब मेहनत करता है। वो बनता है इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर। जो मिड वाले बेंचर हैं वो तैयारी करते हैं ये आपका सरकारी नौकरी का। उसको पता है मैं टॉपर तो हूं नहीं, तो बीच वाला कुछ ढूंढते हैं। तो बैंक पीओ में लग जाए, उनको लगता है 20-25-50 हज़ार की नौकरी मिल जाए ना। 20 साल पहले 20,000 रुपये, 25,000 अच्छा अमाउंट था। आज की डेट में वो इसको 50-60 हज़ार मानते हैं कि मिनिमम इतना भी मिल जाए टियर 2 टियर 3 सिटी में तो काम मेरा चल जाए। कि लोग तो दिल्ली में भी सेटिस्फाइड है 50-60 हज़ार रुपया लाइफ टाइम के लिए। शुरुआत हो तो दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको पता है फ्यूचर में वो अपना मेहनत करके बहुत आगे जाएगा। ठीक है, मेहनत से, किस्मत से। ठीक है। तो वो मिड वाले क्या है, ऐसे मिड लेवल वाले बिजनेस जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, सरकारी नौकरी के लिए या प्राइवेट नौकरी के लिए। जो उससे पीछे वाले होते हैं, जो बदमाश फ्रैक्चर गैंग, ये कहीं नहीं जा पाते, वो रह जाते हैं रोड पे। उनको ना कहीं नौकरी मिलती है, उनको ना कहीं सरकारी नौकरी मिलती है, ना प्राइवेट नहीं मिलती है। उस प्रकार के मेहनती भी नहीं है उस डायरेक्शन में जिसमें पढ़ के पास हुआ जाए या जॉब ली जाए। पढ़ाई में तो इंटरेस्ट था ही नहीं ना, वो तो फेल है ना। 12th फेल हो, ग्रेजुएट ना किए हो या 8वीं 9वीं हो, वो झंडा उठाता है क्योंकि उसको कमाने का, उसको लगता है कि भैया जो पार्टी चल रहा है, एमएलए का सीट है, वो पार्टी ज्वाइन कर लेता है, वो कार्यकर्ता बन जाता है। वो बोलता है भैया जीतिएगा तो 2-4 ठेका दिला दीजिएगा। मैं अभी झारखंड और बिहार के छोटे शहरों की कहानी बता रहा हूँ जो मैंने अपने अनुभव से देखा है। अब इसी प्रकार में से मुझे ऐसा लगता है कि झंडा उठाते उठाते, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में बहुत ज्यादा रहा, इसलिए ना पढ़ाई में नहीं रहा। एक टॉपिक खाली एजुकेशन में उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी और सब फाइन क्रीम लेयर तो इंजीनियर डॉक्टर बन के सेट हुए पड़े हैं, आईएएस ऑफिसर बन के सेट हुए हैं। वो अपने लाइफ में खूब पावर के साथ बैठे हुए। वही जो बैक बेंचर था, जिसका रोड पे कोई वैल्यू नहीं था, आईएएस ऑफिसर जाता भी तो उसको वैल्यू नहीं देता, उसने मेहनत की पॉलिटिक्स में, थोड़ा सा बदमाशी किया, थोड़ा रौब भी दिखाया, थोड़ा दबंगई भी दिखाया, लोगों को मारा पीटा धमकाया, जेल भी गया, हर प्रकार की एक्टिविटी किया, डर भी पैदा हुआ। फिर वो पार्टी से जुड़ के, उसके पास फ्री टाइम है, पढ़े लिखे लोग वहाँ टाइम नहीं दे रहे, और पार्टी को चाहिए फ्री टाइप का और डेडिकेटेड आदमी। बस उसने उसको पकड़ लिया पॉलिटिक्स में, और फिर धीरे धीरे वो इतना सोशल वर्क में दिखने लग गया कि लोगों को ऐसा लगने लग गया कि ये बड़ा सोशल वर्कर है। और वहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं देखते सोशल वर्क में। कोई प्रवचन हो रहा है उसमें मैनेजमेंट देख रहा है, कभी कोई और स्पोर्ट्स का कोई एक्टिविटी जिला का हो रहा है उसमें देख रहा है। और जब इलेक्शन में टिकट उकट लेने की बारी आई तो ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने, किसी का जाति का रिजर्वेशन है उस सिटी में, तो रिजर्वेशन में वही फिट बैठ रहा है और वो बोल रहा है कि सर हम जीत जाएंगे ना तो आप जैसे बोलिएगा वैसे करेंगे, एकदम पूरा आप ही के अंडर काम करेंगे। वो जीत जाता है, लेकिन वो भाग्य से नहीं, मेहनत करके वहां पहुंचा। तो जो आप कह रहे हैं ना 8वीं 9वीं 10वीं वाले बन गए, हमारे साथ प्रॉब्लम ही यही है। जो क्रीम लेयर है वो कभी पॉलिटिक्स के लिए मेहनत ही नहीं करना चाहता, उसको लगता है इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, और वो जाता आईएएस बनता है। वही फिर झंडा जो 8वीं कक्षा वाला है ना, वो ऊपर बैठ गया, यही भाग्य, वो ऊपर बैठ गया नेता बन के, और ये आईएएस ऑफिसर उसी के सामने दुम हिला रहा है क्योंकि अब वो इसके ऊपर आ गया। यही भाग्य है सर।
क्योंकि वो सीट पे फाइट करने के लिए जो टैलेंटेड लोग थे वो बन गए आईएएस ऑफिसर। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ऐसा आदमी वहां पहुंच गया जो उसमें जाति के हिसाब से फिट था, तो वो पूरा उसका कैटेगरी में था, वो पूरा अपना लाइन पे वो चलता रहा, अपने ही चलता रहा। उसकी जाति में जो पढ़ने वाले बच्चे थे ना, उसको जॉब में भी रिजर्वेशन था, आईआईटी के कोटा में भी रिजर्वेशन था, तो वो मंत्री नहीं बन सकता था ना, मंत्री नहीं बन सकता था, इसीलिए तो ये पहुंच गया क्योंकि इसको लिखा था, उसके हाथ में वो लकीर ही नहीं थी। पॉलिटिक्स वाला जो सीट होता है ना, वो बड़ा अनसर्टेन होता है। तो जो पढ़ने लिखने में तेज लोग होते हैं ना, वो सर्टेनिटी की तरफ जाते हैं, जिनको अपने आप पे भरोसा होता है कि आई कैन क्रैक दिस आईआईटी जेईई एग्जाम। तो वहां पे जो रिजर्वेशन होता है वहां पे कम कट ऑफ मार्क्स होता है, तो वो बड़े इजी। अगर उसमें थोड़ा भी पढ़ने वाला बच्चा मिल जाता ना, हमारे यहाँ तो ऐसे ही है कि बिहार झारखंड से बहुत आईआईटी के बच्चे निकलते हैं, तो मेरे नॉलेज में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो शायद पढ़ने में मुझसे कम थे, बिकॉज दे हैव रिजर्वेशन, उनको बड़ा कम कट ऑफ मार्क्स में भी एंट्री मिल गया। ठीक है, वो अलग बात है कि वो आगे जॉब प्लेसमेंट कितनी अच्छी ले पाएंगे, क्योंकि सिर्फ कट ऑफ मार्क्स वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ पे तो भी टैलेंट स्किल सब चाहिए होगा, कम नॉलेज से नहीं होगा। दैट इज अनदर डिफरेंट टॉपिक। तो वो बच्चा, उनके रिजर्वेशन की जो आप बात कर रहे हैं, तेज वाला बच्चा था, वो आईआईटी चला गया, इसलिए वो हमेशा वो हमारे पॉलिटिशियन ज्यादातर कम पढ़े लिखे क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ नहीं मिलता तो पॉलिटिक्स में जाते हैं। और आप एक और चीज देखेंगे, 2-3 प्रकार के पॉलिटिशियंस मैंने ऑब्जर्व किए हैं मार्केट में। एक, मेजॉरिटी कम पढ़े लिखे जिन पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, वो लोग, क्योंकि शॉर्टकट से पैसा बहुत कमाया उन्होंने। और हमारे देश की एक और बड़ी दुर्दशा कहिए या दुर्भाग्य कहिए, कि हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हमारे जो वोटर हैं, क्योंकि हमारे देश में इतनी ज़्यादा गरीबी है, 70% लोग बड़े निम्न अवस्था की लाइफ जीते, उनको थोड़ा पैसा खिला देने से वोट खरीदा जाता है। तो इन्होंने गलत काम करके, क्राइम करके, क्रिमिनल्स लोगों ने इतना पैसा अर्जित करके रखा हुआ था कि इतना पैसा एक मेहनती लड़का नॉर्मल जॉब करके एथिकल वे में काम करके उतना पैसा नहीं लगा सकता है ताकि वो पॉलिटिक्स जीत सके। तो सबको पता है पॉलिटिक्स मतलब पैसा होना चाहिए, तभी आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं देश में। तो वो वहां पे बन जाता है पॉलिटिशियन, और पढ़ा लिखा बच्चा नहीं बन पाता है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, जो भी नेता इलेक्शन लड़ता है वो पूरे एफर्ट से लड़ता है। अभी आपने कहा पूरा पैसा होना चाहिए। ज्यादातर क्रिमिनल है। नहीं, उसके बाद आते हैं सर वो वकील। वकील लोग क्यों रखते पता है? ये जो क्रिमिनल है ना, नहीं, वो वकील लोग को बुलाते हैं। मैं अभी राजनेता की बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि सारे राजनेताओं के पास पैसा होता है, बहुत होता है, मेजॉरिटी 80% मान ले। राजनेता के पास पैसा नहीं होता और फेम होता है, तो वोट बैंक के लिए उनको टिकट दी जाती है। ठीक है, 80% मान ले पैसा होता है। हाँ, लेकिन एक सीट से 15 लोग लड़ते हैं, 20 लोग लड़ते हैं, पूरी शक्ति से लड़ते हैं, पूरे कर्म करते हैं, सुबह जाते हैं, आते हैं, जीतता तो एक ही है। क्यों? तो एक ही है। क्यों? क्योंकि उस समय किसका वेब चल रहा है, किसका भाग्य चल रहा है। मोदी जी का वेब चल रहा है ना, तो बहुत सारे लोग सिर्फ मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए बिना देखे कि कौन यहाँ बैठा उसको वोट दे देते। चलो आप ही की बात मान लेते हैं, उसका वेव चल रहा है। उसका वेव क्यों चल रहा है? क्योंकि उसके भाग्य में वो सीट लिखी है ना। नहीं, क्योंकि प्रीवियस पार्टी ने इतना शोषित किया ना कि इसका मौका मिल गया, अब इससे शोषित होगा ना तो दूसरे को फिर से मौका देगा। ठीक है, लेकिन उनके भाग्य में लिखा होगा ना रूल करना। 20 साल में पॉलिटिक्स चेंज होता है, सत्ता चेंज होती है। 15 साल ट्राई किया केजरीवाल साहब ने भी, लेकिन वो फिर साफ हो गए, क्योंकि पहले 15 साल ट्राई किया था कांग्रेस को, उससे दुखी हुए, तो ट्राई किया केजरीवाल जी को, नया कुछ आया, उनसे भी थक गए। अब बीजेपी को फिर मौका मिल गया। दिल्ली के इलेक्शन में देखे तो लोग थक जाते हैं। तो अब बीजेपी अगर वेस्ट बंगाल में जीती है तो मुझे लगता है कि ज्यादातर बीजेपी को देखकर नहीं आए हैं, ज्यादा टीएमसी से तकलीफ में होकर आए हैं। तो भाग्य नहीं है ये शोषण जब लोगों का होता है, जब लगता है प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो वो अल्टरनेटिव की तरफ जाते हैं। तो सर इसका मतलब टीएमसी ने कोई ऐसा काम किया होगा जो सही नहीं होगा। हाँ, ये तो स्टार्टअप के बाद वो गलत रास्ते पे चले गलत रास्ते पे गए, उन्होंने गलत कर्म किए, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मतलब मेजॉरिटी लोगों को लगा कि वहां पे कानून की व्यवस्था अच्छी नहीं है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, मतलब गलत किया ना उन्होंने। गलत किया।
उनको भी ये बात जानते होंगे कि वो गलत कर रहे हैं। तो कर्म है ना, कर रहे हैं। एक सेकंड, कर्म गलत हुआ इसलिए वो भाग्य बना, But- कर्म की वजह से। नहीं, वो भी जानते हैं वो गलत कर रहे हैं। उनका माइंडसेट भी इतना तो होगा कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे उनको लगा था कि हमारे पास जो है ना अहंकार आ जाता है लोगों में, जब वो टॉप पे पहुंचते हैं ना, जब पावर मिलता है ना, तो उसके साथ आता है अहंकार। हैं। वो भी भाग्य में लिखा है, आना तभी आता है दो सर। प्रकार, हाँ, कई लोगों को नहीं आता, कई लोगों को आता है। तो कैसे आता अहंकार, है वो अहंकार? मेजोरिटी को अहंकार आता है। कैसे? उसको लगता है ना कि अब मैं ही किंग हूं। कैसे आता है? लेकिन भाग्य से ही तो आता है। अगर सोच कैसे बनी? भाग्य से ही तो बनी। आप उस टाइप के बंदे हो तभी तो वो सोच बनी, और उस सोच से आपको वो अहंकार आया, और उस अहंकार में आपने वो गलत काम किया। तो स्टार्ट कहां से हुआ? भाग्य से ही तो हुआ, और एंड भी कहां हुआ? भाग्य पे ही हुआ। आप वो सब चीजें करते ही उस हिसाब से जाते हो, क्योंकि या तो आपने नष्ट होना या आपने बनना है, और कोई रास्ता ही नहीं है ना। अब आज की डेट में आप पे अहंकार नहीं है। क्यों नहीं है? पैसा तो आपके पास भी होगा, अच्छी गाड़ी आपके पास भी होगी, लग्जरी लाइफ आपके पास भी होगी, लेकिन आपको अहंकार नहीं आया। क्योंकि अभी लेकिन आपके जहां पहुंचना है वो अभी पहुंचे नहीं, तो किस नहीं बात का पहुंचे अहंकार? ना। लेकिन आपके लेवल पे कोई आदमी होगा, वो कहेगा देखो मैं कहां पहुंच गया। कैसे? क्योंकि आपके हाथ की लकीर और उसके हाथ की लकीर सेम नहीं है, दोनों की अलग लकीर है। इसलिए आपको अभी और बहुत पहुंचना है। आपके लिए आप 100 में से 10 चले हो, उसके हिसाब से वो 10 में से 15 चल लेकिन मैं गए। भाग्य भरोसे तो नहीं बैठा, मैं तो कर्म करना चाह रहा हूँ, कर्म के वो भरोसे आप बढ़ रहा हूं। करते जा रहे हो ना, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है। हाँ, जो कि और अपॉर्चुनिटी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे कभी क्रिएट मिल नहीं नहीं कर रही रहे, है। मिल रही है सर। नहीं वो मिल रही है। मैं जॉब मिलती है जब मैं अप्लाई करता हूँ, मैं सीवी अपलोड करता हूँ, क्योंकि आपको भाग्य पैसे से की नहीं। रिक्वायरमेंट है, इसलिए ऐसा आपने CV मेरे अपलोड साथ किया। ऐसा कभी नहीं हुआ है, इतना मैं भाग्यवान नहीं रहा हूँ कि अपने से चल के आया बोले कि आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं जी। अभी अपने आपने से थोड़ी देर माधुरी पहले कहा। माधुरी दीक्षित के टीम से फोन नहीं आता है, राहुल जी आपका इवेंट करो, मैं आऊंगी। मैं बार बार इवेंट, जैसे एक बात बताता हूँ, काजोल जी के साथ हमने अगस्त 2025 में एक अवार्ड शो किया, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2025। जब हमने ब्रांड एम्पावर की कंपनी शुरू की थी, तो रवीना टंडन जी को अप्रोच किया, शी अटेंडेड आवर इवेंट, फर्स्ट इवेंट। फिर माधुरी दीक्षित जी को अप्रोच किया, उनकी टीम को, उन्होंने बोला हाँ वी आर रेडी टू कम। काजोल जी को अप्रोच किया, उन्होंने बोला सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। हमने पूछा कितना पैसा लगेगा अपीयरेंस के लिए, उन्होंने बोला सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। मैंने कहा अच्छा जी। तो मुझे लगा ये करती नहीं है इवेंट्स वगैरह। फिर क्या हुआ, उन्होंने मैंने और दूसरे कई इवेंट्स किए, कई दूसरे बड़े बड़े नेम्स के साथ, शिल्पा शेट्टी, सोनाली बेंद्रे, करीना कपूर खान, और भी लोग, अनुपम खेर। फिर मैंने सोचा एक बार फिर से ट्राई करते काजोल को। फिर हमने अप्लाई किया। मैंने क्योंकि इतने अच्छे अच्छे बड़े लेवल पे रेपुटेड इवेंट्स किया और इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को हमने सम्मानित किया, हमारा इतना PR किया टीवी पे, मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, जब उन्होंने देखा कि जो उस समय अप्रोच किया था तो उस समय बहुत कम फॉलोअर्स थे। फिर हमारे अवार्ड में बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स भी आते हैं और बिजनेसमैन भी आते हैं, तो वो जब टैग करते बॉलीवुड एक्टर्स, तो वहाँ से भी हमें फॉलोइंग मिले। तो जब दिखा 1.4 मिलियन फॉलोअर्स और कितने इवेंट्स और कितना मीडिया कवरेज, अब इस बार रिप्लाई आया, दिस विल बी आवर कोटेशन फीस। मैंने बोला आई वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट ये नहीं बोला हम नहीं करते। तो उन्होंने देखा कि ब्रांड को वो चूज करते हैं कि ब्रांड अगर रेपुटेड है तो हम इनके साथ काम करेंगे, नहीं करेंगे। ये भाग्य नहीं था, ये कर्म था। मैंने अपने आप को उस जगह पे लाया ताकि वो हमारे साथ काम कर सके। अब उसके बाद हमारे एक और मित्र थे जो अवार्ड शो करते हैं, उन्होंने बोला कि काजोल जी को हम भी अप्रोच करें, करिए। उनको ना बोल दिया। उन्होंने बोला आप अपने चैनल से करो जरा। मैंने अप्रोच किया, यहाँ फिर कोट आ गया। तो यानी कि वो जिसने अच्छा कर्म किया है, जिसका अच्छा रेपुटेशन है, उसके साथ काम करने में इंटरेस्टेड है। मैं भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकता था। नहीं सर, आपने भी पहले अप्रोच किया, आपने उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स भी किए। आपके इवेंट्स में और बहुत सारे फिल्म स्टार्स और बहुत सारे लोग भी आए, लेकिन उस समय पे काजोल का आना नहीं लिखा था, तो वो नहीं आ सकती थी। उनका एक आप कुछ लाइन भी कर खींची हुई लेते। है, इस लेवल का ब्रांड होगा तभी करूंगी, रेपुटेशन अच्छा दिख रहा है तो करूंगी काम उनके साथ, नहीं तो नहीं करूंगी। छोटे मोटे ब्रांड के साथ काम नहीं करना चाहती तो हूँ। आपके अंदर ये प्रेरणा है कि मैं करता हूँ, मैं जब यहाँ पहुंच जाऊंगा तो मैं दोबारा अप्रोच करूंगा। ये प्रेरणा कहाँ से आई? भाग्य से ही तो आई। एम्बिशियस होना, पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ, तो वो भाग्य से ही आई ना। मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ है कि एक समय आएगा जब मैं Manifest तो शाहरुख कुछ खान नहीं होता कि मैं शाहरुख खान के साथ इवेंट करूंगा। ठीक है, ठीक है। मैंने ये मैनिफेस्ट किया कि मेरा एक बड़ा वेपल्स IT पार्क होगा बिहार में, जहां पे
एक बड़ी इमारत होगी, शीश महल जैसा, शीशे का बिल्डिंग, जैसे आप साइबर सिटी में देखते हैं गुड़गांव में, उसमें वेपल्स आईटी पार्क लिखा होगा, साइड में एक बढ़िया ऑडिटोरियम होगा जिसमें अवार्ड शो होगा, हेलीपैड बना होगा, उसी पे सेलिब्रिटी को मैं पटना एयरपोर्ट या गया एयरपोर्ट से बुलाऊंगा और यही अवार्ड शो कराऊंगा। फिर उसके बाद एक तरफ हॉस्पिटल होगा जहाँ बहुत सस्ती कीमत पे, अफोर्डेबल पे लोगों को मैं सेवा दे पाऊंगा हेल्थ केयर का। इस प्रकार से और भी स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये मैनिफेस्ट किया है। मैनिफेस्ट कुछ नहीं होता, जीरो है सर। मेरे लाइफ में हुआ है, मैंने जो मैनिफेस्ट किया है, आज मैं जहां हूं, दिस इज माय मैनिफेस्टेशन। 2017 में मेरी इच्छा हुई कि मैं बिहार झारखंड में ना अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करूं, क्योंकि मैं 21 साल पहले दिल्ली आया, बहुत स्ट्रगल किया, 18 घंटे 16 घंटे 14 घंटे काम किया, ठीक है, और फिर यहाँ तक पहुंचा। तो मुझे लगा 2017 में, मतलब आज के 9 साल पहले, मैंने सोचा कि कुछ करा जाए, यहाँ के बच्चों को ना ट्रेनिंग दी जाए, डिजिटल मार्केटिंग। मुझे ये दिखता है कि इस इंडस्ट्री में कितना काम है, इतनी 7 करोड़ तो एमएसएमई है इंडिया में जिनको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है, और अभी सब ऑनलाइन आए भी नहीं है, तो इतने यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने एक, उस समय ChatGPT नहीं था, तो मैंने एक रेंडरिंग करने वाले जो 3D मॉडलिंग करता है बिल्डिंग की इमारत, उसको मैंने 30,000 रुपये दिए कि तुम एक ना बिल्डिंग का ना डिज़ाइन बना कर दो, कि मैं बिहार में बनाऊंगा अपने गांव में। और वो एक डिज़ाइन बनाया उसने बिल्डिंग का, वाइट बिल्डिंग, वेपल्स आईटी पार्क लिखा हुआ, और उसके आगे ग्रीनरी है, रोड है, प्रॉपर कैंपस है, वो बड़ा था। फिर वहाँ ज़मीन भी खरीदी मैंने बिहार में, औरंगाबाद मेरा शहर है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार गांव में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना अभी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं ला पाऊँगा नहीं ला पाऊँगा, क्योंकि इमोशन में जाके इतना बड़ा नहीं कर सकते। वहाँ पे दूर दूर से लोग गांव में क्यों रहने आएंगे, हर कोई चाहता शहर की तरफ जाए जहाँ बेटर फैसिलिटी हो, बच्चों को अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ केयर, मार्केट, बहुत सारी चीज़ें। तो फिर मेरा इच्छा हुआ कि चलो, रांची कैपिटल सिटी है और मेरा झारखंड में भी घर है लातेहार, तो मैं वहाँ पे रांची में एक बनाऊँ ऑफिस। पहला ऑफिस मैंने फ़ोन पे ही लड़के को भेज के, यहाँ से 2 लड़कों को भेज दिया, जिसमें से एक झारखंड का था और एक छत्तीसगढ़ का। मैंने बोला जाओ तुम लोग रांची, जाना रहना खाना मैं दे रहा हूँ, वहाँ ढूंढो ऑफिस, और ढूंढ के और बताओ, फिर ओके होगा, फिर मैं इनॉग्रेशन करने आऊँगा, हाँ ना कर दूंगा फोटो वीडियो देख के। उसने एक छोटा ऑफिस ढूंढ लिया, हाँ कर दिया, ऑफिस शुरू किया। पहला कोविड आया, लॉकडाउन, उस समय ऑफिस शुरू किया, लॉकडाउन के बाद, पहले लॉकडाउन के बाद। फिर मुझे लगा ये ऑफिस थोड़ा छोटा है, एम्प्लॉई, जबकि उसमें भी मैं भर नहीं पा रहा था, 20 लोगों की सीटिंग थी और लड़के नहीं मिल रहे थे, ढूंढ नहीं पा रहे थे। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं यार, यहाँ रेंट इतना महंगा नहीं, दिल्ली की आदत हो गई तो वहाँ का तो महंगा भी हमें सस्ता लगता है। मैंने बोला बड़े वाले स्पेस में जाते हैं। ऐसी मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो एक बिल्डिंग बड़ा ही वीरान सा, झाड़ी वाड़ी है, कैंपस बड़ा है लेकिन झाड़ी वाड़ी, इतनी झाड़ियाँ हैं, इतने पेड़ पौधे, घास उगे हुए, देखने में लग रहा था भूत महल जैसा, हॉन्टेड हाउस होता है ना फिल्मों में देखते हैं वैसा। मैंने वहाँ पे देखा अवेलेबल फॉर रेंट, मैंने फ़ोन किया, उसको ले लिया। जब ले लिया, ऑफिस की झाड़ी वाड़ी साफ करवा दिया, घास वास हो गए, पेड़ पौधे लगवा दिए, और वो उन्होंने पूरा पेंट वेंट करा दिया, और फिर ऑफिस में कर लिया। और आगे उसी के ऊपर वेपल्स आईटी पार्क। क्योंकि आप जब कुछ मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आपके आइडियाज भी सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे सपना देखते हैं तो कई ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमने सोचा नहीं है, बोला नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो कंप्यूटर की तरह वो रिफ्रेश जब हो रहा है ना, तो फाइलें ट्रांसफर हो रही है, तो उस दौरान कुछ भी इमेजिनेशन होता है। हम ऐसे भी तो बैठ के कितनी चीज़ें इमेजिन करते हैं जो कि सोचते भी नहीं हो, इमेजिनेशन में आ जाता है। वो हमारे अनुभव से आता है। इमेजिनेशन भी भाग्य से नहीं आता, इमेजिनेशन भी हम जो कर्म करते हैं उसके प्रैक्टिसेस से आता है। लेकिन सर, आपने कहा कि एफर्मेशन होते हैं और मैनिफेस्ट होता है, और जो हम सोचते हैं वही मिलता है। उसी डायरेक्शन में मेहनत भी करनी पड़ेगी, भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते मैनिफेस्टेशन करके। मतलब आप कह रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन और कर्म दोनों साथ में है। मैनिफेस्ट करिए और फिर पॉजिटिव रहिए। एस मैनिफेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे ये चाहिए, मैं ये अचीव करूंगा। मान लीजिए मैनिफेस्टेशन में कि ये तो मुझे मिल चुका है, ये हो ही चुका है, पक्की बात है सर। पक्की बात है। आपके पॉडकास्ट में मैं एक चीज करता हूँ मैनिफेस्ट, अंबानी और अदनानी मुझे अपना पूरा बिजनेस बेच दे, आज से वो मेरा ही है। क्या वो मुझे 2036 तक मिल जाएगा? मैं आज से रोज करूंगा। नहीं, रियलिस्टिक आप किसी और के, उनके अपने, आप मैनिफेस्ट में कंडीशन हो ही नहीं सकती। आप नहीं, इफ देयर इज अ कंडीशन इट इज नॉट अ मैनिफेस्ट। तो फिर आप मैनिफेस्ट कोई कर ले कि ऐश्वर्या राय तलाक देके मुझसे शादी कर लेगी, बिल्कुल ये नहीं। फिर अगर मैनिफेस्ट है तो वो इट शुड नॉट बी विद बाउंड्रीज। जंगल में जब शेर भागता है वो ये नहीं देखता कि इस पहाड़ी पे नहीं चढ़ना, उस पहाड़ी पे नहीं चढ़ना, इस पहाड़ी पे नहीं चढ़ना, इस पहाड़ी पे नहीं चढ़ना। वो हर पहाड़ी पे चढ़ता है
हर जगह जाता है, जहां मन होता है वहां सोता है, बैठता है। मैनिफेस्ट अगर है तो वो पूरे ब्रह्मांड में है, फिर वो चीज मुझे आनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो कंडीशनली नहीं हो सकती। कोई भी चीज जो कंडीशनली है वो नहीं हो सकती। मैं कहूं अदनानी और उस दिशा में वर्क करके देखिए ना एक बार, हो सकता है पॉसिबल सर, है। मैंने बहुत अंबानी work किया अडानी एक बार उस दिशा में करिए ना, रिलायंस ज्वाइन करिए आप पहले, मैंने समझिए। को करना ही नहीं। सुनिए तो वो मेरे को मेरे घर में manifestation- आके भेज नहीं दे। नहीं ऐसे हाँ। नहीं आएंगे, ऐसे नहीं कैसे आएंगे? उसी डायरेक्शन फिर एफर्ट लगाना पड़ेगा। नहीं लगाना पड़ेगा लगाना ना। पड़ेगा। अगर मैनिफेस्ट होता है आप- तो मैं घर में हो चैंट सकता करता है रहता हूं, कि आज से कोई अंबानी ऐसा अंबानी टाइम आए, आप काम करते जाए, सीढ़ियां चढ़ते जाए और एक ऐसा सिचुएशन बने उसके इर्द गिर्द में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो रास्ता बनता चला जाएगा। बिलीव करिए कि मुझे मिलने वाला है। हो सकता है आपका कर्म बिलीव कीजिए, मुझे मिलने वाला है। राइट। हाँ। मेरे भाग्य में होगा तो मैं लेकिन करने लग उस जाऊंगा। दिशा में कर्म करना पड़ेगा। भाग्य में होगा तो सर वो आके दे के जाएंगे, भाई नहीं। विराट ये हमारा बिजनेस है, आज से तुम संभालो। ऐसे। वो यही बोलेंगे आगे, भाई नहीं, विराट कर्म ऐसा हमारा करना business होगा है, ना, तुम ऐसा संभालो। लगना चाहिए। वो सिचुएशन क्रिएट होगी जब उनको लगेगा कि मेरे बच्चे से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा होनहार तो विराट ही है, नहीं विराट को सर। दो। शायद वो बच्चे ही ऐसे एक्टिविटी कर दे, लगे कि ये सब बर्बाद कर रहे हैं, इसी को दे दो। अगर ऐसा होता ना तो नेपोटिज्म नहीं होता। फिर नेपोटिज्म इसीलिए है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे शहर में, एक शहर है बिहार में, एक जगह है, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। वहां पे एक व्यक्ति ने ऐसे ही किसी बच्चे को गोद ले लिया और उस सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई। फिर वो एमएलए बने, फिर सांसद बने, फिर उनके बेटे भी सांसद कई टर्म रहे। तो गोद ले लिया जो बच्चे को, वहां पे तो मैं मान लूंगा कि उसके भाग्य में लिखा था कि वो सर सब आप कुछ। कंडीशनली मान रहे हैं, भाग्य कंडीशनली मान रहे हैं। करो आप ना हर बंदे के हिसाब से मान रहे हैं कि उसने उसको गोद ले लिया इसलिए उसका भाग्य उसको बन बच्चे गया। की आवश्यकता थी, बच्चा नहीं था उसके पास। बच्चा नहीं था उसके पास, उसको नहीं। बच्चे की कोई तो उसमें अपने डेफिशिएंसी रिश्ते- होगी कि हाँ। बच्चा नहीं हो सकता था, हाँ। या बच्चा नहीं हो सकता था। उस बच्चे के भाग्य में लिखा था कि उसके घर आना। और भी बहुत बच्चे घूम रहे हैं, उसी को क्यों मिला? उसको इसलिए लिया क्योंकि वो उसी के रिश्तेदार में था जिसने बोला कि ठीक है इसकी प्रॉपर्टी है, दे दो, मेरा बच्चा ऐश करेगा। वो ठीक, गरीब था। वो था ना, इसलिए उन्होंने उसका बच्चा, उस बच्चे के भाग्य में लिखा होगा ना, लिखवा के लाया होगा ना कि मुझे नीड थी उस व्यक्ति को, नीड थी, उसको पैसे की नीड थी, उन्होंने उसे पैसा दिया होगा। लेकिन उस बच्चे के भाग्य में भी तो होगा कि मुझे गरीब नहीं मरना, तो उसको ऐसे पैसा मिलना लिखा था तो ऐसे मिला। हर बंदे के भाग्य में लिखा होता है उसे कैसे मिलना है, और वो उसी तरीके से कर्म किए जा रहा होता है। वो खुद से नहीं कर रहा। आप जो मेरे से बात कर रहे हैं या मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, ये आप खुद से नहीं कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं दुनिया में, आप सुनते होंगे 30 साल में हार्ट अटैक आ गया, 28 साल में हार्ट अटैक आ गया, 33 साल में हार्ट अटैक आ गया, बात करते करते ही मर गया, डांस कर रहा था मर गया, साइकिल पे जा रहा था मर गया, सामान बेच रहा था मर गया। कर्म तो अच्छा ही कर रहा होगा, मौत आई, खत्म। अब क्या कर्म कर पाएगा? मौत के बारे में तो कहे तो मेरा मानना यह है कि सर, मौत जब का मौत टाइम तय डिसाइडेड नहीं, है। जब का मौत टाइम- तय नहीं, जब हाँ। जन्म तय नहीं, तो बीच का तो हम तय करने वाले कोई होता ही नहीं। और कौन ये सब कर रहा है ये भी नहीं पता। अच्छा, ये भगवान नहीं कर रहा है, आप नहीं मानते? सर, भगवान, अच्छा एक बात बताइए, आप भगवान को मानते कि नहीं मानते? भगवान होते हैं कि नहीं होते? मानना तो अलग बात है, मानते तो होंगे ही, होते या नहीं होते आपके हिसाब से क्या लगता है? सर कोई ताकत है, वो भगवान है या नहीं ये मैं आपको प्रूफ करके बता सकता हूँ। आपका नाम है राहुल, मेरा नाम है विराट, पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। आप यहाँ से यूएस से जाइए, यूनाइटेड किंगडम जाइए, कनाडा जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, न्यूजीलैंड जाए, आपका नाम चेंज होगा? राहुल ही रहेगा। नहीं, राहुल ही रहेगा। कोई ताकत ऐसी जो वहां जाके नाम चेंज कर दे? नहीं जी, आज से आपका नाम जोसेफ हो गया। आप जब तक रॉक एजेंट ना हो, धुरंधर ना हो, ठीक है ना, आपका नाम सेम रहेगा। करेक्ट। फिर ये भगवान वहां के फर्क क्यों है, यहाँ के फर्क क्यों है, मुसलमान के फर्क क्यों है, क्रिश्चियन के फर्क क्यों है, सिख के फर्क क्यों है, सबके नाम क्यों चेंज हो गए? अगर भगवान है तो वो एक ही हो सकता है, वो इतने सारे कैसे हो गए? जब मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम किसी कंट्री में जाके चेंज नहीं हो सकता, तो भगवान इतने सारे कैसे हो गए? और हमारे में तो 33 करोड़ है। कई लोग तो इसका भी खंडन करते हैं कि 33 करोड़ नहीं है। ऐसे भी कई वीडियोस मैंने देखे हैं जहाँ पे बोलते 33 करोड़। और दूसरी बात, चलिए मान लेते हैं भगवान है, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर आते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं, भगवान को ये चढ़ाओ, भगवान को ये चढ़ाओ, दूध से अभिषेक कराओ, चुन्नी चढ़ाओ, चूड़ी चढ़ाओ, फलाना चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ठीक है।
आप मुझे बताइए, आपके माँ बाप ने आपसे आज तक क्या मांगा? सिर्फ एक चीज के अलावा कि मेरा बच्चा सुखी रहे, उस पे किसी चीज की ना कमी हो। क्या वो किसी भी सूरत में आपको कष्ट देंगे? नहीं। फिर ये कौन सा भगवान है जो सबको कष्ट दिए जा रहा है? देखिए, ये हम लोगों ने गलत रूल्स बनाए। भगवान ने तो मांगा ही नहीं था, भगवान ने किसी से बोला भी नहीं है। एक आस्था है, एक अंदर की शांति के लिए। जब मैं पूजा करता हूँ ना, तो एक अपने मन वो की शांति के मेडिटेशन लिए। है। हाँ, अपने मन की शांति के लिए। किसी और धर्म में मूर्ति पूजा भी नहीं, आप देख लीजिए किसमें है। और इवन जहां तक मेरी नॉलेज है, मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन फिर भी कैंडल तो अपने स्टाइल से जलाते हैं जीसस वही मैं क्राइस्ट बता पे रहा ना। हूं। क्रिश्चियन में तो है ही मूर्ति, लेकिन मूर्ति क्रिश्चियन तो के है अंदर हाँ। वो कहते हैं मैं भगवान का भेजा हुआ बच्चा हूं, हाँ कहते हैं। हाँ। तो हम बच्चे की पूजा क्यों कर रहे हैं? वो तो क्रिश्चियन से पूछे, मैं तो हिंदू हूँ। ठीक है, पर क्यों हाँ। कर रहे हैं फिर सीधा क्यों कर रहे हैं? लेकिन हमारे धर्म में हाँ। कृष्ण कहते हैं मैं ही भगवान हूं। हाँ, कृष्ण ने पहली बार कहा। लेकिन एक मनुष्य रूप सबसे में ज्यादा join करेंगे। मानने वाले आज की डेट में क्रिश्चियन ही है। हम तीसरे नंबर पे आते हैं, हिंदू, उसके बाद मुसलमान है, उसके बाद क्रिश्चियन है। इंसानों ने अपनी अपना धर्म बनाया, जैसे पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं ना, उन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम। क्या हुआ ना कि पहले पृथ्वी में अलग अलग एरियाज में लोग थे, सब एक साथ इतना कम्युनिकेशन आपस में नहीं कर सकते थे। वो तो समुद्र के रास्ते से आके ना लोगों ने ढूंढा, किसी ने ढूंढा क्या कहते हैं आपके यूएसए को, किसी ने वास्को डिगामा आया पणजी गोवा में और उसने इंडिया को ढूंढा। तो उन्होंने आपस में कम्युनिकेट किया। हम कहते हैं धरती माता एक है, हमारी माँ धरती माँ। धरती में फिर कंट्रीज क्यों बांट दी? लोग अलग अलग थे, ये अलग टॉपिक है कंट्री वाला। अभी हम भगवान पे आते हैं। मैं भगवान अलग अलग भूगोल के अलग अलग एरियाज में, धरती के अलग अलग हिस्सों में लोग थे। तो उन्होंने अपने अपने बिलीफ सिस्टम से अपना लैंग्वेज अपना डेवलप किया, अपने एक बिलीफ सिस्टम से गॉड लिखा, गॉड को माना, उस तरीके से पूजा करना शुरू किया। क्रिश्चियन ने जीसस क्राइस्ट की कहानी कोई भगवान मान लिया। उनके सामने ऐसा दिखा क्रिश्चियंस को कि क्या बोलते, चमत्कार हो रहे उनके सामने जब से वो पैदा हुए। सर, पैगंबर मोहम्मद, जो मुस्लिम आबादी जो थी, उन्होंने उनके बारे में मैं किसी के रीजनल क्या बोलूँ रिलीजियस कमेंट तो नहीं कर सकता। उन्होंने कुरान को अपना मेन माना, बाइबल की किताब को क्रिश्चियन ने माना। हम हिंदू की बात करें तो हिंदुओं ने अपने गीता को सर्वश्रेष्ठ माना, अपने बहुत सारे वेद वगैरह को इम्पोर्टेंट माना, महाभारत लिखा, रामायण लिखा, उसके बेसिस पे और अपनी अलग अलग किताबें लिखी, भगवान को माना। तो ये जो एरियाज थे ना, इन्होंने अपना अपना बिलीफ सिस्टम बनाया। सर, आपका कहने का मतलब है कि जो हिंदुस्तान की धरती है वही धरती माँ है, जो यूके की धरती है वो धरती माँ नहीं, हम ऐसा नहीं, हिंदू नहीं मानता ऐसा कि वहां पे धरती माँ नहीं है। भारत अपने देश को माता के तौर पे मान रहे, लेकिन हम अगर अमेरिका में भी घर बनाएंगे ना हिंदू, तो वहां पे भी भूमि पूजन हम करेंगे, उसको भी भगवान मानेंगे, माता मानेंगे। ऐसा थोड़ी अमेरिका में हिंदू बिना भूमि पूजन के। हमको सिखा दिया गया है, सिखा दिया गया है, बचपन। लेकिन हम मानते हैं। बच्चे को कोई चीज सिखाओ जी 2 साल तक, हाँ। वो 2 साल 1 दिन में वही अपने आप करने लगेगा। हाँ। ऐसा नहीं है मैं ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, मैं महाकाल को अपना बाप मानता हूँ, चंडी को अपनी माँ मानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये बात मानता हूँ कि भगवान नहीं है, कोई ताकत जरूर है। वो कौन सी ताकत है ये किसी को नाम देकर मान लेते हैं। लेकिन इतने नाम तो एक ही नाम हम खुद कहते हैं अपने हिंदू धर्म में, एक ओमकार है, फिर इतने नाम। भगवान का क्या है ना, हमने एक पूरा एक स्टोरी हमारे इर्द गिर्द बचपन से हमें सुनाई गई है। अब वो स्टोरी को हम सच माने, ये हमारा बिलीफ कहेगा। अगर नहीं माने तो सिर्फ एक शक्ति को मानकर पूजा कर लीजिए। भगवान की उत्पत्ति तब हुई जब इंसान इंसान से और सर्कमस्टांसेस से हार जाता है। अगर इंसान इंसान से नहीं हारा, इंसान सर्कमस्टांसेस से नहीं हारा, तो भगवान की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से तो जवाब आना ही नहीं है, सिर्फ बोलना ही है। सुने तो ठीक, नहीं सुने तो प्रभु इच्छा। जब मैं आपसे हार जाऊंगा, मैं सर्कमस्टांसेस से हार जाऊंगा, तो मैं भगवान के पास जाऊंगा। अगर मैं आपसे जीत जाऊं तो मुझे भगवान की क्या जरूरत है? आप बताइए ना, क्या जरूरत है? एक साइंटिस्ट भी ऐसे ही सोचता है आपकी तरह। मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं फिर कि वो सोचता है भगवान नहीं है, लेकिन जब उसके बच्चे का ऑर्गन फेल्यूर हो जाता है किसी वजह से, तो फिर वो भगवान को याद करने लगता है, अब बचा दो, अब बचा दो। जब प्रॉब्लम आती है तब वो भगवान को याद करता है। वो भाग्य वो
हाँ भाग्य वाली वो बात भाग्य तो है सर। नहीं, मैं अगर अभी बचना लिखा होगा तो ऑर्गन फेलियर के बाद भी बच जाएगा। तो और ये लेकिन भाग्य क्या भगवान है? को याद कर लेता है, भगवान को याद कर लेता है वो आदमी। भाग्य की बात तो कर ही नहीं रहा हूं राइट, मैं, आपने अभी भगवान की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही वो बोला। आदमी सुधर जाता है तो क्या है, नहीं, वो आदमी सुधर नहीं आता, वो आदमी सर्कमस्टांसेस से हार जाता है। हाँ तब भगवान उसको लगता है फिर कि फिर मैं बहुत भगवान छोटा है ना, हूँ। फिर भगवान जब है। इंसान अपने आप, लेकिन कई मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो जितने पावरफुल होते जा रहे हैं उनकी आस्था भगवान के प्रति और बढ़ती जा रही कि हे भगवान आप ही तो हो जो मुझे यहाँ तक लेकर आओ। कर्म तो मैं कर रहा हूँ लेकिन आपकी इच्छा के बिना मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता। तो जो भाग्यवान, आप जो आपकी बात में भी एक थोड़ा सा एक मैं प्लस दे दे रहा हूं कि वो जब मेरी वहां में प्लस पहुंचता है है, सर। वो वहां जब पहुंचता है ना तो बहुत ज्यादा रिलीजियस हो जाता है। मैंने बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखा है। मोदी जी को देखिए ना, कभी ये मंदिर, कभी वो मंदिर, कभी वो मंदिर, कभी वो मंदिर। क्रिकेटर्स को देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम जब वर्ल्ड कप लेकर आए, ये मंदिर वो मंदिर। सक्सेस भी इंसान को रिलीजियस बनाता है, सिर्फ अनसक्सेसफुल होना ही रिलीजियस नहीं करता सर उसको तो लगता है दोनों कि तरफ से भगवान के प्रति रुचि बढ़ती है। उसको लगता है कि मैं ये चीज नहीं कर सकता था लेकिन मैं ये कर पाया, ऐसा इसलिए नहीं मैं बोला, भगवान नहीं के पास उसे जा ऐसा रहा नहीं बोला कि मैं कर नहीं सकता था। हूं। उसको हो सकता है ऐसा ये लगा हम हो। करना चाहते थे लेकिन हम अचीव कर पाए, इसमें आशीर्वाद तो है। तो ये सोच रखना एक अच्छी सोच हो सकती है कि आप देखिए अल्टीमेटली हमें सक्सेसफुल होना है। आप अपने स्टाइल से ये सोचकर सक्सेसफुल होइए कि भाग्य मेरा लिखा है सक्सेसफुल होना, और पॉजिटिव थिंकिंग वो मैनिफेस्टेशन आ गया, एक प्रकार से सोच लिया है कि मैं तो सक्सेसफुल होऊंगा ही, और कर्म जो मैं कर रहा हूं पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है, वो भाग्य मेरा करवा रहा है। मैं सक्सेसफुल उस रास्ते से हो जाता हूं जहां पे मैं ये सोचूं कि मेरे भी भाग्य में लिखा हुआ है कि मैं पहुंचूंगा, लेकिन अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो मैं वहां पहुंच नहीं सकता। भाग्य अकेले मुझे सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। कंबल में लेटे रहने से मुझे बाहर निकलना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, तब मैं फिट रहूंगा। मेहनत करूंगा तब मैं अपने काम में सक्सेसफुल होऊंगा। प्रैक्टिस करूंगा तो मेरा कम्युनिकेशन ठीक होगा, पढ़ूंगा तो मेरा स्किल ठीक होगा। तो इस प्रकार से अपने सारे टूल्स जो सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए उसमें बहुत मेहनत करूंगा, पॉजिटिव सोचूंगा और लोगों के लिए अच्छा इसलिए सोचूंगा क्योंकि मैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हूं। अपने सोसाइटी के बारे में, अपने पर्यावरण के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में, अपने कलीग्स के बारे में, अपने फैमिली के बारे में। जो अच्छे हैं उनके साथ अच्छा रहूंगा, जो बुरे हैं उनको आउट ऑफ द स्टोरी, अपनी लाइफ की स्टोरी से आउट कर दो। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, गलत है उसके बारे में सोचो भी मत। दैट पर्सन कैन नॉट बी सो इंपॉर्टेंट दैट पर्सन कैन टेक स्पेस इन माई थॉट। तुम इतने नहीं इंपॉर्टेंट हो, तुम अपना काम करो और मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। अब बस मेहनत करते जाओ, और भाग्य में तो लिखा ही हुआ, मैं तो मान के ही बैठा हूं, इसीलिए तो मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूं। तो दोनों रास्ते से अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो जाए अपने अपने रास्ते से। सर मैं आपको बस एंडिंग में एक ही बात बोलूंगा, एक एग्जाम के लिए जिसमें 500 सीट हैं, 20 लाख लोग मेहनत से तैयारी करते हैं, मिलती ही 500 के, और उन 500 में से भी 100 वो होते हैं जो पैसे से शुरुआत से बहुत अच्छा कर्म मेहनत किया हुआ था पढ़ाई में। उसमें से 100 वो होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, जिनके पास, हाँ ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पास पैसे होते हैं, वो सीट उसको मिल जाती है। कैसे? क्योंकि उसके भाग्य में वो सीट लिखी थी। कई बार नहीं, 1000 बार या हमेशा। वो करप्शन हुआ ना सर? तो भाग्य में था ना करना? नहीं भाग्य में कहाँ था? फिर वो पकड़े गए, जेल में भी जाते हैं। कितने जा रहे हैं, कितने जेल में जा रहे हैं आप बताइए? तो फिर उसके कर्मों की सजा कहीं और से मिलेगी। कर्मों की सजा तो नहीं मिलती है। लिखा होगा कर्म तो ही मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी सर। चोरी की सजा तो मिलेगी। मैं कर्मा पे बहुत बिलीव करता हूँ। तो कर्म जैसे रहेंगे अल्टीमेट रिजल्ट वैसा ही रहेगा। कई बार हम सोचते हैं कि बहुत पैसा अर्जित कर लिया या वो पोजीशन अचीव कर लिया घूस देके, और किसी मेहनतमंद का वो सीट चुरा लिया, एक प्रकार से वो चीटिंग ही हुआ। तो कई बार उसको लगता है कि मैं ये पोजीशन अचीव कर लिया ना तो बहुत सक्सेसफुल हो गया, मैं भाग्य बढ़िया हो गया। लाइफ में ना इतने तार छिड़े हुए हैं ना, ये तो प्रोफेशन है। कई लोगों की किस्मत इतनी खराब होती है कि चोरी चमारी करके ऐसे ही आते हैं ना, लास्ट में हो सकता है वो सस्पेंड हो जाए अपनी हरकतों से। हो सकता है वो उस प्रोफेशन में फैमिली पर्सनल लाइफ में इतना परेशान हो जाए कि वो सक्सेस एंजॉय ही ना कर पाए। तो किस्मत ही हुई ना फिर तो। अभी आपने माना, कर्मों की सजा की बात कर रहे हैं हम। किस्मत में लिखा था ना, वो इतना पैसा अर्जित करके, इतनी पोजीशन भी अर्जित में होता करके, तो वो तो पैसा दिया था उसको, तो जॉब मिल जानी चाहिए। वही तो कह रहा हूँ, उसी पैसे से उसको डिप्रेशन आना था। कर्म नहीं, सिर्फ भाग्य ही। विराट जी बहुत चौके छक्के आपने लगाए, असली कोहली आप बन गए हैं। ये पॉडकास्ट जितना चले बहुत आगे चलेगा। मुझे लगता है कि इसका
सीजन 2 लाना होगा हमें अब। तो सीजन 1 को क्योंकि Part two. टाइम जैसे वेब सीरीज का सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 होता ना, उसको पार्ट भी बोल सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को भी हम लोग यहीं पे थोड़ा सा पॉज लेते हैं और एंड करते हैं, क्योंकि व्यूअर्स के लिए बहुत लंबा डिस्कशन लंबा हो हो गया गया। है और वो बहुत लोग अच्छा लगा लेकिन आपसे बात करके। सच पूछिए तो आपके जो एग्जाम्पल्स हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं, उनको 100% नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि हम सब ना अपने अपने अनुभवों से बोलते हैं, सीखते हैं, और जो भी हम बोल रहे हैं वो हमारे अनुभव हैं। मैं अपने अनुभव से कर्म को बलवान मान रहा हूँ, आपका अपना अनुभव है और मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ और उसको नकारा नहीं जा सकता। आपने अगर अनुभव किया है कि भाग्य से होता है तो आपका अनुभव भी रिस्पेक्टफुल है। तो हम लोग जल्दी मिलेंगे अपने अगले पॉडकास्ट में, और इस पॉडकास्ट के बाद आप बता दीजिएगा कि आपको, लेकिन ये भी तो है ना, आप एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं कि आप बताएंगे मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, बस मैनिफेस्ट ही कर सकते हैं। सर एस्ट्रोलॉजर जो है बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं नहीं मानता आजकल कोई भी जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है। करेक्ट, 99% फेक है। जो पैसे ले रहा है वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। बस मैं इतनी सी बात में ही बात खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि मैं किसी का नाम लूंगा, किसी के बारे में कुछ बोलूंगा, वो सही नहीं है। अगर जो पैसे लेके बता रहा है वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। वरना एस्ट्रोलॉजर पैरेलल में भी बने जा सकते हैं, अपने कर्मों से एक अलग पोजीशन लेके, और फ्री में आप एस्ट्रोलॉजी की सर्विस दे सकते हैं ना। वो एक एस्ट्रोलॉजर थे, वो मुझे कहते हैं कि अगर बृहस्पति की दशा आएगी तो ही आप एस्ट्रोलॉजी कर पाओगे, अगर बृहस्पति की दशा नहीं है तो आप एस्ट्रोलॉजी नहीं कर पाओगे। कुछ ऐसा सा बोलते हैं। मैं कहता हूँ सर, करने लिखा होगा तो मैं कर लूंगा। अब बृहस्पति आए, शुक्र आए, शनि आए, राहु आए, केतु आए, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। करना लिखा होगा तो ही बृहस्पति आए, शायद ये भी हो सकता तो मेरे भाग्य में होगा तो मैं एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगा। और आजकल 99% एस्ट्रोलॉजर बने? नहीं, आजकल 99% एस्ट्रोलॉजर वो बन रहे हैं जो फेल हो रहे हैं लाइफ में, जिसके पास कुछ नहीं बचा ना अब करने को। अब उसको लगता है मैं वास्तु कंसल्टेंट, क्योंकि राजनीति के ऊपर भी एक स्पॉट है बाबा, और ये सब उन्हीं के बाद जाते हैं। हाँ, अल्टीमेटली सब वही सर झुकाते हैं। और ये बाबा भी ना एकदम ही, ये जो पॉलिटिशियन है ना, उससे भी कम मेहनत करने वाले थे लोग। तो कुछ नहीं, ओम चैंटिंग करना शुरू कर लिया, 4 मंत्र सुन लिया, 4 टोटके बता दिए, बड़े फेक बाबा इंटरनेट, इसकी तो बात ही नहीं कर सकते। एनीवेज, बहुत अच्छा लगा विराट जी आपसे मिलकर, आपसे बात करके, आपके व्यूज जानकर, आपके एक्सपीरियंसेस जानकर। आई होप कि व्यूअर्स को हमारा आज का ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा अपने व्यूअर से कि अगर आप भाग्य में बिलीव करते हैं तो कोई ऐसे एग्जाम्पल कमेंट में डालिए जहां पे आपको लगता है आपने कर्म नहीं किया लेकिन भाग्य से आपको मिला, ताकि विराट जी की बात का भी मुझे थोड़ा लगे कि और भी लोग मानते हैं क्या ऐसा। और जितने लोग कर्म में बिलीव करते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ कि कर्म से भाग्य मिलता है, कर्म करे बिना तो भाग्य काम कर ही नहीं सकता। अगर आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे कर्म से भाग्य की प्राप्ति हुई है और भाग्य अच्छा हुआ है, तो कमेंट करके बताइए। और इस प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट तो करना ही है, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ। मैं हूँ राहुल रंजन सिंह और आप देख रहे हैं द राहुल रंजन शो। अंटिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।